नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। ये जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम में इसमें से भरमार क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो, चाहे टीचर लाइन की एग्जाम हो, चाहे सीईटी की 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो, चाहे यहाँ अपन बात करें राजस्थान की जो एग्जाम्स है, उनमें सब में ये सभ्यता वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले अपन राजस्थान की प्रमुख सभ्यता अगर पढ़ रहे हैं तो पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता का मतलब ये होता है कि जहां पर लोग बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, जहां पर उनका जनजीवन चलता है और एक सामाजिक रूप से बस्तियां घर बना करके वो रहने लग जाते हैं, वो सभ्यता कहलाती है। सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर लोग एक समूह के रूप में रह करके कृषि का कार्य करते हैं और आपस में हिल मिल करके लोग आपस में सहायता करते रहते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं, वही सभ्यता कहलाती है। तो चलते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के अंतर्गत और बात करते हैं यहाँ पर सभ्यता में किस प्रकार के यहाँ पर प्रयोग लिए जाते थे, किस प्रकार के पुरा स्थल थे जहाँ पर सामग्रियों के आधार पर उनका पता चला है। तो यहाँ पर सभ्यता या पुरा स्थलों की सबसे पहले अपन बात करेंगे और उनको अपन क्रम वाइज क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करता हूँ पाषाण कालीन स्थल। पहले अपन ऐसे समय को पढ़ेंगे, ऐसे स्थलों को पढ़ेंगे जहां पर जो आदि मानव था, जो पत्थरों का प्रयोग करके अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन चलाता था, तो उसकी बात करेंगे अपन पाषाण कालीन स्थल की। दूसरी बात करेंगे ताम्रकालीन स्थल। कहने का मतलब जहां पर बाद में लोगों ने अपनी सभ्यता के अंतर्गत जितनी भी सामग्रियां उन्होंने तांबे के दौरान प्रयोग में ली गई है, तांबे से औजार बनाए हैं, तांबे से उन्होंने बर्तन बनाए हैं, तांबे के आभूषण बनाए हैं, इन से संबंधित जो सामग्रियां मिली है उनको अपन ताम्रकालीन स्थलों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरी बात करते हैं कांस्य युगीन स्थल। किसकी बात करते हैं? कांस्य युगीन स्थल। कहने का मतलब उन्होंने कोई तांबे में अन्य धातुएं भी मिलाएं और अन्य धातुएं मिलाने के कारण उसमें से टिन मिलाया होगा, इसलिए तांबा और टिन मिलकर के कांसा कहलाया, इसलिए अपन ने कांस्य युगीन स्थल कह दिया गया। ऐसे सामग्रियां या औजार मिले हैं, इसलिए वहां पर इन सामग्रियों को अपन कांस्य युगीन स्थल में पढ़ेंगे। उसके आगे की बात करते हैं तो देखते हैं लोह युगीन स्थल। कहने का मतलब जब आदि मानव ने, मनुष्य ने कृषि के रूप में यहाँ पर औजारों का प्रयोग किया और वो जो औजार थे उनका निर्माण जो लोहे से हुआ है, उस लोहे युगीन स्थल की बात करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 600 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान लोहे की खोज हुई है। वैसे 800 ईसा पूर्व के दौरान लोहे की खोज हुई है। अगर टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा लेते हैं तो 600 से 1000 ईसा पूर्व के अब भी अपन मानते हैं। वैसे एग्जैक्ट 800 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है, तो उस दौरान जो सामग्रियां मिली है उसको लोहे युगीन स्थल माना गया और यहाँ पर उनको अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे जनपद युग स्थल। यानी कि आपको पता है भारत के अंतर्गत छोटे छोटे जो यहाँ जनपद बने थे, जो स्थान थे, जो राज्य थे, वो जनपद कहलाते थे। यानी कि जनपदों पर अधिकार करके उनको मिला करके जो महाजनपद बने हैं वो इनके बड़े विस्तार रूप है। और भारत में कुल 16 महाजनपद थे, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन तो जनपद युग स्थल पढ़ेंगे, राजस्थान में जनपद ही थे, उनकी अपन बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे पाषाण कालीन स्थलों की। तो देखते हैं पाषाण काल स्थलों के अंतर्गत सबसे पहले अपन को बात करेंगे बागोर सभ्यता। पहला स्थल है जो नाम दिया गया है बागोर सभ्यता, लेकिन पाषाण कालीन स्थल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि जिसके दौरान आदि मानव ने पत्थरों के द्वारा, चाहे वो यहाँ पर कृषि के दौरान प्रयोग लिए हो, चाहे यहाँ पर पेड़ पौधों को काटने के दौरान प्रयोग लिए गए हो, या जमीन को खोदने के लिए प्रयोग लिए गए हो, या शिकार करने के लिए प्रयोग लिए गए हो, ये सारे जो पत्थर थे, इसलिए पत्थरों का प्रयोग हुआ, इसलिए अपन ने कह दिया पाषाण कालीन स्थल। बागोर सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कि बागोर सभ्यता कहां पर स्थित है, कहां पर मिली है। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा। उस भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक नदी बहती है, कोठारी नदी। उस कोठारी नदी के किनारे
यहाँ पर बागोर सभ्यता के साक्ष्य मिले। आप देखो जितने भी स्थल मिले हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही मिले, क्योंकि पहले के जो लोग थे कृषि के कार्य के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, पेयजल के रूप में जल का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। आज भी है तो पहले भी था, लेकिन जो संसाधन थे पहले इतने नहीं थे। आजकल संसाधन हो गए, इसलिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी पर ले जाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ पहले के जो लोग थे बेचारे नदी नालों तालाबों या जो किनारे होते थे उन्हीं के किनारे ये जाकर के बसते थे और कृषि का कार्य करते थे। इसलिए ये जो सभ्यताएं नष्ट हुई है और यहाँ पर जो जमीन में दबने से इनके जो साक्ष्य मिले वो सर्वाधिक नदियों के किनारे ही मिले। तो नदी है कोठारी नदी। इस सभ्यता की जो खोज की गई है वो किसने की है? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 से लेकर के 1969 ईस्वी के दौरान इसकी खोज की गई है बागोर सभ्यता की। इसका उत्खनन किसने किया है? तो यहाँ पर एल.एस. लेस्विक नामक व्यक्ति है, लेस्निक नामक व्यक्ति है। उस एल.एस. लेस्विक नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की है? यहाँ पर उत्खनन किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ देखा जाए तो बागोर सभ्यता के अंतर्गत पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले। यहाँ जो मनुष्य था वो पशुपालन का कार्य करता था और कृषि कार्य भी वो करता था। इसके साक्ष्य यहाँ मिले हैं। कृषि के रूप में जो खाद्यान्न जो सामग्री पैदा करता था उसके साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन की जो पशुओं की जो हड्डियां मिली है उनके यहाँ साक्ष्य मिले हैं। इससे इस बात का पता चलता है। बात करें आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन पूरे ही क्वेश्चन बनने के लायक ही है। आपसे पूछा जाएगा कि बागोर सभ्यता कहां पर स्थित है, तो भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता की खोज किसने की है, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किस सभ्यता की खोज की है, तो बागोर सभ्यता की खोज की है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने बागोर सभ्यता की खोज कब की गई है, तो 1967 से लेकर के 1969 ईस्वी तक की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने से संबंधित दिखाई देते हैं अपने को, और एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, बागोर सभ्यता के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी भी बात करें तो आपको मैं बता देता हूं। ये जो संस्कृति है ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय है। यानी कि आपको पता है जो आज भी आदिवासी जनजातियां हैं जो जंगलों पर निर्भर है, वो जंगलों से ही वो चाहे वो पहनने के औजार हो, सामग्रियां हो, आभूषण हो, या उनको खाद्यान्न के रूप में जो सामग्रियां वो कहीं ना कहीं जंगलों से मिलती है। और ऐसा जो है वो उनको आदिम कहा जाता है। यानी कि उनकी संस्कृति ही पूरी जंगलों पर ही निर्भर है। तो ये पूरी सभ्यता एक जंगलात सभ्यता है, यानी कि आदिम संस्कृति है। और आपको पता है आज भी आदिम संस्कृति के जो उन्होंने औजार प्रयोग में लिए गए हैं उसके जो औजार है, जो सामग्रियां हैं वो सारी कहां पर मिली है, बागोर भीलवाड़ा में। इसका संग्रहालय वहीं पर बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के दौरान अपना आगे की बात करें तो अगला स्थल की भी बात कर लेते हैं। सभ्यता का अगला जो केंद्र है उसकी बात करते हैं। दूसरा केंद्र गरदरा सभ्यता। गरदरा सभ्यता की बात करें तो गरदरा सभ्यता जो है कहां पर मिली है, तो स्थान की बात करें तो बूंदी। कहां पर मिली है, बूंदी में मिली है। ये ध्यान रखना। नदी की मैं बात करता हूं तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है छाजा नदी। छाजा नदी के किनारे बूंदी में एक सभ्यता का स्थल मिला है, गरदरा सभ्यता। राजस्थान की सभ्यताओं में से एक स्थल है गरदरा सभ्यता। ये ध्यान रखना। यहां इस गरदरा सभ्यता में जो सामग्री मिली है वो सामग्री प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मिली है। कहने का मतलब है एक तरीके से जो चित्र मिले हैं ना वो एक पक्षियों के चित्र मिले हैं जो अपने आप में क्या हो रहे हैं, यहां उड़ रहे हैं। तो प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मिली है। यहाँ पर पेंटिंग्स बनाए गए हैं, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र मिले हैं। वो सारे चित्र प्रथम बर्ड राइडर पेंटिंग्स, पहली बार पक्षियों के जो चित्र मिले हैं ना वो यही मिले हैं। ये ध्यान रखना। गरदरा सभ्यता आपको पता है जो हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, ये सभ्यता पूरे जंगल ज्यादा थे यहाँ पर, और यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्रों से संबंधित ज्यादा चीजें मिलती है। यहाँ पर जो पहाड़ियां मिली है उन पहाड़ियों पर जो पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए, उनके चित्र बनाए गए। ये ध्यान रखना। तो प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स गरदरा सभ्यता बूंदी से मिली है। और यहाँ पर एक नदी है छाजा नदी, उस छाजा नदी के किनारे ये सभ्यता का स्थल मिला है। आगे की बात करता हूं तो तिलवाड़ा सभ्यता की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, तिलवाड़ा सभ्यता। आपको पता है एक तो तिलवाड़ा सभ्यता है जो कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। ये ध्यान रखना। स्थान की बात करें तो स्थान है बाड़मेर। बात करूं नदी की, किसकी बात करता हूं, नदी।
तो नदी कौन सी है? लूणी नदी है, एक लूणी नदी जिसके अंतर्गत तिलवाड़ा सभ्यता मिली है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आता है। इसके दौरान मैं बात करूं तो पशुपालन के अवशेष, किसकी अवशेषों की बात कर रहे हैं? पशुपालन के अवशेष भी यहाँ पर मिले। यानी कि पशुपालन का कार्य, ये जो तिलवाड़ा सभ्यता के जो लोग थे, जो जनसंख्या यहाँ पर रहती थी, ये पशुपालन का कार्य करते थे और उनके पशुपालन की कोई हड्डियां, अस्थियां या जहां पर इनको बांधते थे ऐसी सामग्रियां मिली होगी, उनके आधार पर इस बारे में जानकारी मिली है कि पशुपालन का कार्य करते थे तिलवाड़ा सभ्यता के जो जनसंख्या, जो लोग थे। आगे की बात करता हूं तो आगे का जो स्थल है बांका गांव है, यानी कि बांका सभ्यता एक मिली है, बांका गांव है। ये बांका गांव की बात करूं तो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा। कहां पर स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ये भी एक केंद्र है बांका गांव का, भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो राज्य की पहली अलंकृत जो गुफा है, राज्य की पहली अलंकृत जो गुफा है वो कहां पर मिली है? यही बांका गांव के अंतर्गत मिली है, ये ध्यान रखना। तो राज्य की पहली अलंकृत गुफा के बारे में जानकारी यहीं पर मिली है, तिलवाड़ा सभ्यता के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। तो ये सारे एग्जाम में आने से संबंधित क्वेश्चन है। आगे की स्थल की बात करते हैं तो अगला जो पाषाण कालीन स्थल है उसका नाम है डडीकर स्थल। कौन सा स्थल है? डडीकर। और ये डडीकर कहां पर पड़ता है? अलवर में, अलवर जिले में आता है, राजस्थान के अलवर जिले में। तो डडीकर एक स्थल है, पाषाण कालीन स्थल, ये ध्यान रखो। उसके बाद बात करें तो देखो दर, और दर कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत। तो ध्यान रखना डडीकर, जहां पर कर आ रहा है, र आ रहा है, तो इसका मतलब वहीं पर शब्द के भी र आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। दर की बात करें तो भरतपुर। उसके बाद बात करें तो इंद्रगढ़ की बात करता हूं। इंद्रगढ़ है माताजी, आपको पता है इंद्रगढ़ बूंदी में है, आजकल बूंदी में है, लेकिन पहले इंद्रगढ़ कोटा में ही था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो इंद्रगढ़ कहां पर पड़ता है? कोटा में है, बूंदी जिला बना ही नहीं था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो इंद्रगढ़ की बात करता हूं। जायल की बात करता हूं तो जायल कहां पर है? नागौर में। कहां पर है? नागौर। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कोटा और यहाँ पर बूंदी भी कर लेना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कोटा नहीं आएगा तो इंद्रगढ़ अपने आप ही बूंदी में हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जायल की बात करता हूं तो नागौर में पड़ता है। इसके अलावा बात करता हूं चंद्रावती। चंद्रावती कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत है। कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत पाषाण कालीन स्थल मिला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आलनिया व तिपटिया, आलनिया व तिपटिया की बात करता हूं तो आलनिया व तिपटिया कहां पर है? कोटा के अंतर्गत है, ये भी ध्यान रखना। ये भी पाषाण कालीन स्थल है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। उसके बाद में डाडा थोरा, डडीकर अलवर में पड़ता है और डाडी थोरा कहां पर पड़ता है? यहाँ पर बीकानेर पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डाडा थोरा कहां पर पड़ता है? यहाँ बीकानेर पर पड़ता है। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो डीडवाना की भी बात करें तो डीडवाना कहां पर है? डीडवाना आपको पता है नागौर में है। कहां पर है? नागौर के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना। ये सारे जो स्थल है ये पाषाण कालीन स्थल अलग अलग क्षेत्रों में है, तो सब ये जो भी स्थल है ये पाषाण कालीन स्थल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करता हूं, देखो ताम्रकालीन स्थलों की, क्योंकि अपन ने सारे पॉइंटों की बात कर रहे थे तो उनकी सारी क्रमबद्ध तरीके से अपन बात करेंगे। तो ताम्रकालीन यानी जहां पर तांबा मिला है, तांबे के सामग्रियां मिली है, उनसे संबंधित जो जानकारी है वो ताम्रकालीन स्थल कहलाता है। उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला स्थल अपन लेते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की बात करूं तो आपको पता है गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो स्थान की बात करते हैं जहां पर ये मिली है, तो सिक्कर एक जिला है राजस्थान का, सिक्कर, और सिक्कर में भी एक स्थान पड़ता है नीम का थाना। नीम का थाना नामक स्थान पर यह सभ्यता का स्थल मिला। यहां आपको पता है सिक्कर के अंतर्गत कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। कांतली नदी को आप काटगी नदी के नाम से भी जानते हो। कौन सी नदी के नाम से भी जानते हो? कांतली या काटगी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है यहां मिली है। बात करता हूं इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो हुई है 1972 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की, ये थोड़ा सा ध्यान रखा। उत्खनन की बात करता हूं तो 1977 ईस्वी की बात करता हूं। इसका जो उत्खनन किया गया वो 1977 ईस्वी में विजय कुमार के द्वारा किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करूं ताम्रकालीन स्थल के उपनामों की, तो ताम्रकालीन जो स्थल है उसके कई उपनाम है जिसको इसे जानते हैं। तो आपको गणेश्वर सभ्यता को आप ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जानते हो। जितनी भी जो सभ्यताएं उत्पन्न हुई है ना तांबे की, जहां सामग्रियां मिली है, उनकी उत्पत्ति गणेश्वर सभ्यता से मानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है, ये भी थोड़ा सा देखना।
दूसरी बात करता हूं तो पुरातत्व का पुष्कर भी कहलाता है, यानी कि जो पुरातत्व संबंधित जो सामग्रियां मिली है वो सर्वाधिक सामग्रियां गणेश्वर सभ्यता से मिली है, राजस्थान का जो स्थल है। तो पुरातत्व का पुष्कर के नाम से भी जानते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी इस गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं, ये ध्यान रखना। बात करूं विशेषता की, गणेश्वर सभ्यता की विशेषता क्या है, तो ये देखो, सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन क्या है, ये सभ्यता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता मानते हैं, क्योंकि तांबे से संबंधित जो सबसे प्राचीन समय में जो सबसे पहले मिली थी वो गणेश्वर सभ्यता को ही मानते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। विशेषताओं में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लगता नहीं कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चनों की देख लो आप कैसे बनते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहां स्थित है, तो सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है, तो कांतली नदी या काटगी नदी के किनारे मिली है। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब हुई है, तो 1972 ईस्वी में हुई है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की है, तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है, तो 1977 ईस्वी में हुआ है। गणेश्वर सभ्यता का 1977 ईस्वी में उत्खनन किसने किया है, तो विजय कुमार ने किया है। गणेश्वर सभ्यता को किस नामों से जानते हैं, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जानते हैं, पुरातत्व का पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता से आप क्या समझते हो, तो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। बात करते हैं इस गणेश्वर सभ्यता को कब की मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो सामग्रियां मिली है उसके आधार पर इसका कालक्रम क्या मानते हैं, तो 2800 ईसा पूर्व की इसे मानते हैं। कब की मानते हैं इसे, 2800 ईसा पूर्व की मानते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ही गणेश्वर सभ्यता में और भी जो चीजें हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। चलते हैं अगले पीपीटी। देखो इसके बारे में कई जो चीजें हैं, कई जो सामग्रियां हैं, अवशेष की बात करता हूं, या अवशेष को आप कह सकते हो कि सामग्रियां। किसकी बात करते सकते हैं, अपने सामग्रियों की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, सामग्रियों की बात कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियां मिली है, तो देखो पहली सामग्री की बात करता हूं, 99% शुद्ध तांबे के उपकरण यही मिले हैं। आप सोचो कोई भी धातु हो 100% होती है, कहने का मतलब इस धातु में 99% तांबा पाया जाता था, 1% कोई अन्य अवशेष सामग्रियां पाई जाती होगी, क्योंकि आपको पता है तांबा इस धरातल के अंतर्गत कहीं मिला तो उसमें अन्य चीजें भी मिक्स तो हो ही जाती है। तो इसका मतलब 99% शुद्ध तांबा है, और शुद्ध तांबे से बने हुए उपकरण इसी गणेश्वर सभ्यता में मिले, ये आप ध्यान रखना। आपसे ये पूछा जाएगा कि तांबे से बने हुए उपकरण कहां मिले हैं, तो आपको पता गणेश्वर सभ्यता में 99% शुद्ध तांबे से बने उपकरण कहां मिले हैं, तो यहां ध्यान रखना। शुद्ध तांबा कहां पर मिला है, तो गणेश्वर सभ्यता में नीम का थाना सिक्कर में मिला, कांतली या काटकी नदी के किनारे मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इस सभ्यता की खोज कब हुई है, तो 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की है, 1977 ईस्वी में उत्खनन विजय कुमार ने किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा मकान व बांध जो बनाए गए हैं ना, उनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यानी पत्थरों से ही मकान भी बनाए गए हैं और बांध भी बनाए गए हैं, इसके भी अवशेष यहाँ मिले हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां अगर नदियां मिली है तो नदियों के अंतर्गत आपको पता मछलियां मिलती है, और उन मछलियों को मछुआरे पकड़ते हैं, और मछुआरे जिससे पकड़ते हैं, जिस यंत्र का नाम है उसको कांटा कहा जाता है। तो मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुल्हाड़ी भी मिली है, ये भी ध्यान रखना। अब आपको पता कुल्हाड़ी के कई प्रयोग होते हैं, जंगलों को साफ करने के लिए उन्होंने प्रयोग लिया होगा। तो मछली पकड़ने का कांटा कुल्हाड़ी है जो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। 99% शुद्ध तांबे से बने हुए उपकरण यहीं से मिले हैं। मकान व बांध जो पत्थरों से निर्मित थे उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हारपुन नामक हथियार मिला है, कहने का मतलब एक हथियार है जिसको नाम दिया गया हारपुन। ये हारपुन नामक हथियार है जो यहीं से मिला, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी बात करता हूं, 6 प्रकार के मर्दभांड भी मिले, यानी कि मिट्टी से बने हुए थे, और ये मिट्टी से जो बने हुए थे इनका रंग, इनके ऊपर अलग अलग रंग पोता जाता होगा। तो 6 प्रकार के हैं, वो भी प्रकार उनके 6 मर्दभांड मिट्टी से बने हुए यहाँ बर्तन मिले हैं, ये ध्यान रखना। कर्पस वर्णी मर्द पात्र थे, यानी कि कहने का मतलब इनका जो कलर था ना वो कर्पस वर्णी था। कहने का मतलब कर्पस वर्णी का मतलब होता है काला और नीला रंग, काला
प्लस नीले रंग के, नीले रंग के किसके हैं, काले व नीले रंग के हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनको कर्पशवर्णी मर्दपात्र कहा जाता है। ये काले व नीले रंग के थे जो आपके नीचे लाइन लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करता हूं, और अन्य सामग्रियां यहां मिली है। तो बाणाग्रह मिला है, यानी कि आपको पता है एक तीर, एक कहने का मतलब पहले तो एक बाण होता है ना, और ये जो बाण होता है इस बाण में प्रयोग जो लिया जाता है वो तीर कहलाती है ना। आपको पता जहां से तीर चलती है ना, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है आपको पता है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लचीला जो भी रस्सी वस्सी है उसका प्रयोग लेते हैं। लेकिन ये जो स्थान होता है ये लकड़ी का बना होता है, आपको पता है, लेकिन ये लकड़ी घिस जाती है बार बार चलाने से। तो इस पर क्या किया गया, कहीं ना कहीं या तो तांबे का प्रयोग करते हैं या पत्थर का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसा हिस्सा यहाँ पर मिला, तो बाणाग्रह यहाँ पर मिले हैं, बाण मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा बात करता हूं, देखो चम्मच भी मिली है। क्या मिली है, चम्मच। अब आपको पता है चम्मच का प्रयोग अपन खाद्यान्न सामग्री में भी लेते हैं, बच्चे को जन्म घुटी पिलाने के लिए भी चम्मच का प्रयोग होता है, तो चम्मच यहाँ मिली है। गिलास भी मिला है। अब आपको पता है गिलास के प्रयोग तो आप जानते ही हो, इसमें कोई दोहराया है नहीं। इसके अलावा बात करता हूं कि कटोरा भी मिला है। क्या मिला है, कटोरा भी मिला है, थाली भी मिली है। तो ये सामग्रियां यहां से मिली है, चम्मच, गिलास, कटोरा, थाली, ये सामग्रियां यहां से मिली है। इसके अलावा बात करता हूं, इस सभ्यता में छल्लेदार बर्तन भी मिले। आपको पता है कि अपन जैसे रिंग पहनते हैं, ऐसे रिंग है, बार बार ऐसे घुमावदार, उन पर छल्ले बने हुए हैं, तो छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब दोहरी परत से बने हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस सभ्यता में छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां से तांबे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। जो गणेश्वर सभ्यता ने, इस गणेश्वर सभ्यता में जो तांबा मिला, वो तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल है, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो तांबा यहाँ जो पैदा होता था ना, उस तांबे को हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो प्रयोग में लेते थे। इनका कहने का मतलब ये क्या करते थे, निर्यात करते थे, ये ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने उपकरण प्रथम बार मिले। भारत में किसी भी स्थान पर एक साथ जो इतने उपकरण मिले हैं ना, वो पहली बार मिले हैं। किसी भी स्थान पर इतने उपकरण नहीं मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपसे सर्वाधिक उपकरणों की अगर बात करता हूं तो गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं, ये थोड़ा आपको बताना। आगे की भी बात कर लेता हूं। देखो गणेश्वर सभ्यता के बाद में ताम्रकालीन स्थल के अंतर्गत अपन देखते हैं आर्य सभ्यता। दूसरा स्थल है आर्य सभ्यता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्य सभ्यता की बात कर रहा हूं तो आर्य सभ्यता कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कहां पर स्थित है, ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, वहां पर ये आर्य सभ्यता मिली थी। आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है, तो आयड़ नदी के किनारे मिली है। आपको यह भी पता होना चाहिए, जो ये आयड़ नदी है ना, आपको पता है एक गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में पड़ती है, वहां गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और ये नदी निकल करके कई किलोमीटर दूर जाने के बाद में एक उदय सागर नामक झील बनी हुई है। उस झील में इसका पानी जाकर के इकट्ठा होता है। जब ये झील में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसकी निकासी के लिए, वहां से पानी जब निकलता है इसके बाहर आगे जाने के लिए सिंचाई के रूप में या नदी के रूप में, तो उसके बाद में ये जो आयड़ नदी है ये क्या कहलाती है, बेड़स नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बेड़स नदी कहलाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी नदी कहलाती है, बेड़स नदी। और ये जो बेड़स नदी है ना, ये बेड़स नदी कहां पर बहती है, भीलवाड़ा में बहती है। कहां पर बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करूं इसके दौरान, देखो इस सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1952-53 ईस्वी में खोज की गई है और हुई है। खोज किसने की है, खोजकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहार सभ्यता की खोज की है 1952-53 ईस्वी। एनसीईआरटी जो किताबें हैं, या मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों की बात करूं तो वहां 1952-53 ईस्वी में किताबों में 1952 में आ जाए तो भी कोई गलत नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके दौरान मैं बात करता हूं उत्खनन की, आर्य सभ्यता की उत्खनन किसने किया है, तो ध्यान रखना जो खोदा गया वो उत्खननकर्ता कहलाता है। तो 1955-56 में उत्खनन हुआ है, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एक बार खोदने के बाद फिर पुनः खोदा गया, तो इसका पुनः उत्खनन हुआ है 1961 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना, 1961 ईस्वी में क्या हुआ है, पुनः उत्खनन हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि एसडी सांकलिया है, हंस मुख सांकलिया कुछ करके हंस मुख देव सांकलिया है, पूरी फॉर्म है इसकी हंस मुख देव सांकलिया है, एसडी सांकलिया जिसको बोलते हैं, जिसने पुनः उत्खनन 1961 ईस्वी में किया है। खोज की बात करता हूं तो 1952-53 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। उत्खनन की बात करता हूं तो 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उपनाम की बात करता हूं तो ताम्रवती नगरी या ताम्रवती के नाम से इसे जानते हैं। आपको पता है जो जयपुर जिला है, उस जयपुर में चाकसू तहसील पड़ती है। चाकसू तहसील को चंपावती के नाम से जानते हैं, जबकि इसको जहां पर आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से या ताम्रवती के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। इस आर्य सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम आघाटपुर था। क्या नाम था, आघाटपुर, ये भी ध्यान रखना। यानी कि आर्य सभ्यता को आघाटपुर के नाम से प्राचीन समय में जानते थे। यहाँ जो स्थानीय लोग थे, जहां पर आर्य सभ्यता में रहते थे, स्थानीय लोगों के द्वारा इसे धूलकोट, यानी कि धूलकोट का मतलब एक मिट्टी का टीला होता है। किसका टीला होता है, मिट्टी का टीला होता है, इसलिए इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका स्थानीय नाम धूलकोट है, उपनाम ताम्रवती नगरी है और इसका प्राचीन नाम आघाटपुर है। ये आपको थोड़ा सा आर्य सभ्यता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चनों को किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, आर्य सभ्यता की मैं बात करूं तो आर्य सभ्यता का कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में। आर्य सभ्यता कहां पर मिली है, तो उदयपुर में मिली है। आर्य सभ्यता की खोज कौन सी नदी के किनारे हुई है, तो आयड़ नदी के किनारे हुई है। आयड़ नदी किस नदी, आयड़ नदी का उद्गम कहां से है, तो गोगुंदा की पहाड़ी है, उदयपुर। बात करूं आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर से मानते हैं। आयड़ नदी का पानी जो है किस में जाकर के गिरता है, तो उदय सागर झील में गिरता है। उदय सागर झील के बाद में आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है, तो बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़स नदी कहां पर बहती है, तो भीलवाड़ा में बहती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्य सभ्यता की खोज कब हुई है, 1952-53 ईस्वी में हुई है। आर्य सभ्यता की खोज किसने की है, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। उत्खनन कब हुआ, 1955-56 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। पुनः उत्खनन 1961 ईस्वी में किसने किया, एसडी सांकलिया मुख देव सांकलिया ने किया। आर्य सभ्यता का उपनाम क्या था, तो ताम्रवती नगरी था। प्राचीन नाम क्या था, तो आघाटपुर था। स्थानीय नाम की बात करता हूं तो धूलकोट था। इसे किस नाम से जानते हैं, तो बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बनास नदी के तट पर स्थित थी। कौन से नदी के तट पर स्थित थी, बनास नदी के तट पर स्थित होने के कारण, क्योंकि नदी तो बनास वहां पर भी बहती है, तो लेकिन उसके तट पर आती है, तो इसलिए इसे एसडी सांकलिया ने बनास संस्कृति के नाम से कह दिया गया। इस सभ्यता को वैसे देखा जाए तो मर्तकों का टीला के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से भी पुकारते हैं, मर्तकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि ये जो आर्य सभ्यता, इस सभ्यता को कब की माना जाता है, तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। यानी कि इस सभ्यता को 1900 से 1200 ईसा पूर्व के दौरान मानते हैं, ये भी समझना। गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं तो इसको आपको पता है कि कब का मानते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की मानते हैं, ये आपने देखा होगा, अपन ने पढ़ाया भी था। इसके दौरान मैं बात करूं अवशेषों की बात करता हूं तो मिट्टी से निर्मित क्या मिली है, मिट्टी से बना हुआ था एक नासियन बुल मिला है। यानी कि ये कोई बैल की आकृति है, जो बैल की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, नासियन बुल के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी से बना हुआ है, उसकी सामग्रियां यहाँ मिली है। मर्दभांडों को भी बात करें तो मर्दभांड भी सामग्रियों में ही आते हैं। तो मिट्टी से बने हुए निर्मित उपकरण भी मिले, मिट्टी से बर्तन भी मिले, मिट्टी से निर्मित उपकरण भी मिले, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मर्दभांड थे ये लाल और काले रंग के थे। कैसे थे, लाल और काले रंग के। जबकि गणेश्वर सभ्यता में आपको पता है काले और नीले रंग के थे, ये दोनों ध्यान रखना। लेकिन आर्य सभ्यता में कैसे थे, लाल और काले रंग के थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लाल और काले मर्दभांड वाली सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक यूनानी देवता था जिसको अपोलो देवता के नाम से जानते हैं, उसके चित्र भी मिले और ऐसे चित्र मिले हैं, मुद्राओं पर उकेरे गए, ऐसी 6 मुद्राएं मिली हैं। तो यूनानी देवता अपोलो चित्र युक्त मुद्राएं मिली हैं और ऐसी मुद्राएं 6 मिली है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। गारे या कोठे,
यानी कि गोरे नहीं होते हैं। गोरे तो आपको पता रंग में होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ गोरे नहीं होते, ये थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। गारे होते हैं, गारे में अपना अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार रखते हैं, उनको कोठे भी बोलते हैं गांव की भाषा के अंतर्गत, ध्यान रखना। तो ये अनाज रखने के मर्दभांड थे, यानी कि मिट्टी से बने हुए थे जिसमें अनाज का भंडार रखा जाता था। तो गारे और कोठे जो अनाज रखने के मर्दभांड होते थे वो उन्हीं में रखे जाते थे, ये ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो देखो, एक जल पीने का एक पात्र है जिसको आपको पता है, जिस पर अपन गांव की भाषा में जग बोलते हैं। जग को अपन क्या करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन उसमें बिना हत्ता है, उसके हाथ से पकड़ने का ऐसा जग नहीं है, तो बिना हत्ते का जल पात्र मिला है। अब आपको पता है जो ईरान जो राष्ट्र था, उस ईरान राष्ट्र में भी ऐसे पात्र मिले थे। इसका मतलब ईरानियों का भारत पर अधिकार था, और उस सामग्री से यही अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर ईरानी के लोग रहते थे और वो बिना हत्ते का जलपात्र यूज लेते थे, ये उन्हीं का है, इससे ये अनुमान लगाया जाता था। तो आपको पता है बिना हत्ते के जलपात्र का जो अवशेष मिला है वो आर्य सभ्यता से मिला है। रंगाई व छपाई के लकड़ी के ठप्पे सांचे मिले। यहाँ रंगाई और छपाई का काम होता था, और ये जो कपड़ों पर रंगाई और छपाई होते थे उस पर ठप्पे का प्रयोग लिया जाता था, ये लकड़ी से बना होता था। इनको सांचे भी कहते थे। तो रंगाई और छपाई के ठप्पे लकड़ी से बने थे, वो सांचे यहीं पर मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चक्रकूप पद्धति यानी कि जल का स्रोत मिला है। आपको पता है ऐसे घुमावदार चक्र होता है ना, एक कुएं की तरह चक्र गोल, ऐसी पद्धति के जल के स्रोत यहाँ मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि ये पेयजल के रूप में या सिंचाई के रूप में प्रयोग लिए जाते थे, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, इसी आर्य सभ्यता में और भी सामग्रियां, एक साथ 6 चूल्हे भी मिले, एक साथ थे, क्रम से बने हुए थे, 6 चूल्हे मिले। इन चूल्हों से यह पता लगाया जाता था कि यह परिवार बड़ा तो था ही, लेकिन एक जगह रहता था। संयुक्त परिवार प्रणाली की जानकारी मिलती है। अलग अलग पृथक रूप से इनका परिवार बटा हुआ नहीं था। कई जो पुत्रों की जो पिता होते थे वो एक जगह रहते थे, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, इसी से यही पता लगता है। तांबे से बनी हुई मुद्रा भी मिली है, तांबे की बनी थी मुद्रा मिली है। अपोलो यूनानी देवता था, अपोलो का चित्र भी मिला है, ये भी ध्यान रखना। मैंने कहा था ना कि यहाँ मुद्राओं के ऊपर 6 मुद्राएं ऐसी मिली है जिस पर यूनानी देवता अपोलो की चित्र बने हुए थे। 2 मुख्य चूल्हे भी मिले हैं, यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत जो चूल्हे थे, एक का चेहरा आगे हो सकता है, दूसरे का पीछे अपोजिट साइड में हो सकता है, लेफ्ट राइट में हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर 2 मुख्य चूल्हे ऐसे यहाँ मिले हैं आर्य सभ्यता। इस सभ्यता में ये भी देखो, जो यहाँ शवों को दफनाते थे, उन शवों को आभूषण के साथ दफनाते थे, ये ध्यान रखना। यानी कि जो मर जाता था और जो मान लो आभूषण पहन भी नहीं रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को आभूषण पहनाया जाता था, फिर उसको क्या किया जाता था, शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था। इसका मतलब शव तो गल जाता था, लेकिन उसके हड्डियों के अवशेष या आभूषण तो ऐसे कैसे मिलते थे, तो शवों को आभूषण के साथ दफनाते थे। आज भी आप देखो कई कई जगह जब अपन मकान बनाते हैं या कोई गहरे गड्ढे का खुदाई करते हैं, तो वहां पर अपने को सामग्रियां मिल जाती है। ये सामग्री या तो कोई धातु ऐसे कैसे मिल जाए, नहीं मिले तो कोयले के रूप में काला सा ऐसा मिल जाता है, क्योंकि वो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तब्दील हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, सभ्यता में शवों को आभूषण के साथ दफनाते थे, ये बिल्कुल बात सही है। इस सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय है वो कृषि एवं पशुपालन था। आपको देखो कोई सा भी स्थल आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ज्यादातर स्थलों में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग पशुपालन का काम करते थे। आर्य सभ्यता में व्यवसायी है, व्यवसायिक कृषि और व्यवसाय पशुपालन के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मातृ देवी व बैल की मण मूर्तियां प्राप्त हुई थी, यानी कि जो मातृ देवी थी वो मातृ देवी की मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई थी, बैल की भी थी, और बैल भी मरा हुआ था, लेकिन उसकी मर्ण मूर्तियां यहाँ मिली हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले। किसके सर्वाधिक बर्तन मिले हैं? मिट्टी के, मिट्टी से बने हुए थे, लेकिन वो सर्वाधिक बर्तन थे, वो बर्तन यहीं मिले हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। यहाँ पर जो लोग रहते थे उस यानी कि कई लोग ऐसे थे जो शुद्ध शाकाहारी थे, खाद्यान्न के रूप में फल सब्जियां और भोजन का ही प्रयोग करते थे। कुछ लोग
इसके साथ साथ मांस का भी प्रयोग करते थे, शिकार करते थे, जानवरों की हत्या करके मांस का प्रयोग करते थे। तो ऐसी चीजों की भी जानकारी मिलती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ के जो लोग थे कहीं ना कहीं धातु का प्रयोग करते थे, और उस धातु के रूप में तांबे का प्रयोग, तांबे की गलाने की भट्टियां यहीं से प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सामग्रियां काफी जो ज्यादा है पूछी जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करता हूं कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या है। तो ये सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घर है, वो घरों से ये पता लगता है कि यहाँ का जो जनजीवन था एक तरीके से ग्रामीण तरीके से था, क्योंकि यहाँ पर जो मकान बने हुए थे कहीं ना कहीं वो पत्थरों से न मिल करके कच्ची मिट्टी से बने हुए थे, उन पर छत न हो करके घास फूस या फिर आपको पता है कि जो पेड़ पौधों की छाले वाले इनसे प्रयोग में लेते होंगे। तो इससे यही पता लगता है कि यहाँ की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर जो चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, क्रमबद्ध रूप से जो छह चूल्हे मिले हैं, उनसे यही पता लगता था कि यहाँ का परिवार जो था वो संयुक्त रूप से रहता था, एकजुट परिवार के साक्ष्य मिलते थे। यहाँ ध्यान रखना, इसका मतलब ये संयुक्त परिवार प्रणाली मिलने से ये भी पता लगाया जाता है कि यहाँ के लोग चोरी नहीं करते थे, ईमानदार लोग थे, सामाजिक रूप में रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजों का अनुमान इनसे लगता है। ये अपने को इन चीजों से, सामग्रियों से अनुमान लगा करके इतिहासकारों ने अपने को बताया है, और उन चीजों को आज अपन पढ़ रहे हैं। एग्जाम वाले भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, हर एग्जाम में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा पितृसत्तात्मक सभ्यता, क्या कौन सी सभ्यता है ये? पितृसत्तात्मक। इसका मतलब ये समझो, जहां पर संयुक्त परिवार था उसमें एक पुरुष की प्रधानता होती थी, और पुरुष जो बड़ा अपने पिताजी, मान लो अपने पिताजी के 3-4 भाई है, जो बड़ा होता था, चाहे अपना पिताजी हो तो वो मालिक होता था, उसके अकॉर्डिंग परिवार के लोगों को सारी शर्तें मानना पड़ता था, परिवार की देखभाल का जिम्मा उसी का होता था। तो इसका मतलब पिता की ज्यादा चलती थी, कहने का मतलब माता की नहीं चलती थी, पिता की चलती थी, इसलिए इसे पितृसत्तात्मक सभ्यता मानते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा बात करता हूं तो गिलुंड सभ्यता की बात करता हूं। आगे की सभ्यता का जो केंद्र है गिलुंड सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता की बात करूं तो गिलुंड सभ्यता कहां पर मिली है? तो ये भी देखो, ये सभ्यता राजसमंद में मिली है। कहां पर मिली है? राजसमंद में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गिलुंड सभ्यता का जो स्थान है जहां पर ये मिली है, जहां पर स्थित है, तो राजसमंद में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। स्वयं के नोट्स आप बनाओ, यहां से उठा करके चीजें अपने आप में बनाओ, आप अपने आप में सफल बन जाओगे, और इससे कोई चीज बाहर नहीं आएगी। हमेशा इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना है, कोई भी आपको गाइड बदलनी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे मिली है? तो बनास नदी के किनारे मिलने के कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है जो गिलुंड सभ्यता है उसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आर्य जो सभ्यता है उसको भी बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है, आपसे पूछी जाएगी इनमें से कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति से संबंधित सभ्यता है, इनमें से कौन सी सभ्यता का जो स्थल है वो यहाँ पर बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए। गिलुंड सभ्यता को कब की मानते हैं? तो 1900 से 1700 ईसा पूर्व की मानते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कब की मानते हैं? 1900 से 1700 ईसा पूर्व की मानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बात करूं कि इस गिलुंड सभ्यता की खोज कब हुई है, तो 1957-58 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। खोज किसने की है? तो बीबी लाल, यानी कि आपको पता है ब्रजवासी लाल है। इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है ना वो ब्रजवासी लाल है, यानी कि बीबी लाल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्खनन करता कौन है? तो इसका जो खोदा गया था, यानी कि इसको जो खोदा गया, किसके द्वारा खोदा गया? तो वीएस शिंदे के द्वारा। आपको पता है एक अमेरिका का एक वेलेस्निया एक विश्वविद्यालय है ना, उस विश्वविद्यालय के दौरान यहाँ पर वीएस शिंदे वहां पर काम करता था, और एक ग्रेगरी पोसाल है, ये भी वहां पर काम करते थे। इनके द्वारा ही, ये अमेरिका विश्वविद्यालय के द्वारा ही इन लोगों के माध्यम से इनसे खोदा गया था। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर काम करते थे, रिसर्च का काम करते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां बात करूं तो यहां पर सामग्रियों की बात करता हूं। तो सामग्रियों की मैं बात करता हूं तो पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले। आप देखो यहां पर जो घर मकान मिले हैं ना वो पक्की ईंटों से बने हुए थे।
यानी कि उनको आग के अंतर्गत तपाया जाता था, पकाया जाता था और उससे फिर क्या बनाया जाता था, घर बनाने में प्रयोग लिया जाता था। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखो तो देखो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। किसके मिले हैं? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब 5 प्रकार में सादे मिट्टी के बर्तन भी थे, काले रंग के भी थे, भूरे रंग के भी थे, लाल रंग के भी थे और पॉलिशदार जो थे, पॉलिश जिन पर की हुई थी, ऐसे प्रकार के 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन आपको पता है किस स्थल के अंतर्गत मिले हैं? तो आपको गिलुंड सभ्यता का जो स्थल है, जो राजसमंद में मिला, वहां पर मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। मैंने बिल्कुल ये जो पीछे भी कहा था कि पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। इनका प्रयोग कहीं ना कहीं ये जो मकान बनाने में लिए जाते थे, उनमें इनके साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया होगा। यहाँ पत्थर की गोलियां भी मिली है। क्या मिली है? पत्थर की गोलियां। अब आपको पता पत्थर की गोलियां मिली है, तो इनका कहीं ना कहीं कई प्रयोग से अपन उपयोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये शिकार करने में इनका प्रयोग लेते थे, आखेट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता होगा, इसलिए पत्थर की गोलियां यहाँ मिली है, ये ध्यान रखना। यह आपको पता है ये गिलोल होती है, उस गिलोल में ये इस पत्थर की गोलियों का प्रयोग लेते होंगे और उसके माध्यम से शिकार करते होंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति को जो यहाँ पर कोई लड़ाई करता होगा उसको सबक सिखाने के लिए ये लोग प्रयोग करते होंगे। इनसे यही अनुमान लगाया जाता है, ये ध्यान रखो। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि हाथी दांत की चूड़ियों के भी अवशेष मिले। हाथियों के दांत से चूड़ियां बनाई गई थी, जिसका प्रयोग महिलाएं करते थे। आज भी आपको पता है ये जो महिलाएं हैं, जैसे कि गाड़िया लुहार है, आदिवासी जो महिलाएं हैं, वो आज भी सफेद कलर की चूड़ियां पहनती है। आपको पता आजकल ये चूड़ियां प्लास्टिक में बनने लग गई, लेकिन ये देखा जाए तो पहले की जो महिलाएं होती थी ये हाथी दांत की चूड़ियों का प्रयोग करती थी। ऐसे अवशेष यहाँ से मिले, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं बालाथल सभ्यता की। किसकी बात करता हूं मैं? बालाथल सभ्यता की बात करता हूं। तो ये बालाथल सभ्यता कहां है, ये ध्यान रखना। तो ये बालाथल सभ्यता कहां पर है? वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कहां स्थित है ये? वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करूं ये बालाथल जो है ये कौन सी नदी है, तो मैंने कहा था कि ये बात करें बेडस नदी। कहां पर है ये? बेडस नदी। आपको पता यहां पर उदय सागर झील में के बाद में इसका नाम क्या बन जाता है? आइड नदी का बेडस के नाम से जाना जाता है। तो ये बालाथल वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है, नजदीकी भीलवाड़ा पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करूं इस बालाथल सभ्यता की खोज कब हुई है, तो 1962-63 ईस्वी में वी.एन. मिश्र ने किया है। किसने किया है? 1962-63 ईस्वी में वी.एन. मिश्र ने किया है। ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं यहाँ पर कई सामग्रियां भी मिली है। तो देखो सामग्रियों के रूप में मैं बात करता हूं 11 कमरों के भवन के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि 11 यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। वो कमरे एक भवन है, उनमें 11 कमरे बने हैं, ऐसे भवन यहाँ मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं, यहाँ ध्यान रखना। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से कोई सांड बनाया गया होगा। आपको पता सांड तो जानते हो, जो यहाँ सांड है, जो आपको पता गाय को क्या बनाया जाता है, गर्भवती बनाया जाता है, वही तो सांड होता है। जो यहाँ सांड मिट्टी से बना हुआ है, उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ये ध्यान रखना। लोहा के औजार प्रचुर मात्रा में यहीं से मिले हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। लोहा के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? हाथ से बुने कपड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये जो सामग्रियां ये बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर से मिली। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं कि लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली, जहां पर आपको पता है कि लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। आपको पता है अपन ने पढ़ा था गणेश्वर सभ्यता, जहां पर तांबे गलाने की भट्टियां मिली है, लेकिन यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो देखो इसके अलावा भी मैं बात करता हूँ हाथ से बुने कपड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। हाथ से बुने कपड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं कुष्ठ रोग के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। क्योंकि पहले जो था रोग जो हो जाते थे, या तो मलेरिया के हो जाते थे, या पूरा रोग जिसको अपन पहले बोलते थे, उनसे क्या होता था कि हड्डियों में, खोपड़ी में, इनमें छिद्र हो जाते थे। कुष्ठ रोग के भी साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। कालीबंगा में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कुष्ठ रोग के साक्ष्य यहाँ से मिले, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा।
नलकूप मिला है, क्या मिला है? नलकूप। इसका मतलब ये पेयजल के रूप में प्रयोग में लिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तांबे के बने आभूषण भी मिले, अब यानी कि तांबे से बने आभूषण बनाए जाते थे, इन आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करती थी, ये भी ध्यान रखना। तो तांबे के बने क्या मिले? आभूषण मिले। उसके अलावा मैं बात करता हूं कि बैल व कुत्ते की क्या मिली है? मरण मूर्तियां भी मिली है। कहने का मतलब ये है, बैल है और कुत्ते हैं, उनके भी क्या मिली है? यहाँ पर मरण मूर्तियां मिली है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना कि बैल है वो है, कुत्ते हैं पर मर गए, लेकिन ऐसी मरण मूर्तियां यहाँ से मिली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं अगला स्थल। अगला स्थल है जिसका नाम है ओजियाना स्थल। कौन सा स्थल है? ओजियाना स्थल। और ये ओजियाना स्थल है, ये कहां पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओजियाना की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी। और इस कोठारी नदी की जो खोज हुई है और जिसी ने इसका उत्खनन किया गया है, तो 2000 ईस्वी की बातें। कब की बातें? ये 2000 ईस्वी की बातें, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। कब की बातें? ये 2000 ईस्वी की बातें हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ BR एक मीणा व्यक्ति थे और एक आलोक त्रिपाठी नामक कोई व्यक्ति था जिन्होंने इसकी खोज और उत्खनन किया है, पर 2000 ईस्वी में किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखना। नदी की बात करता हूं तो कोठारी नदी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करता हूं, देखो अपन पढ़ रहे थे आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे अपन? आर्य सभ्यता पढ़ रहे थे। आर्य सभ्यता के कई इस केंद्र है, जैसे कि मैं अपन ने पढ़ा होगा गिलुंड है जो राजसमंद में, बालाथल है वो उदयपुर में पड़ता है। ओजियाना की बात करता हूं तो ओजियाना कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये ताम्रकालीन स्थल है लेकिन आर्य सभ्यता के केंद्र है, ये ध्यान रखना। आर्य सभ्यता के 3 केंद्र है, एक गिलुंड राजसमंद है, एक बालाथल उदयपुर है, एक ओजियाना भीलवाड़ा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आपके सामने जो भी सामग्री लेके आ रहा हूं, स्थल लेके आ रहा हूं, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स स्वयं को बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भी कई ताम्र युगीन स्थल है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने पीछे भी बातें की थी पाषाणकालीन स्थलों की, यहां पर भी ताम्र युगीन स्थलों की अपन बात कर लेते हैं। एक स्थल है लाछुरा सभ्यता, एक लाछुरा सभ्यता स्थल है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत मिलता है। एक किराड़ोत सभ्यता का स्थल है, ये किराड़ोत सभ्यता के स्थल जयपुर कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति है। यहाँ किराड़ोत सभ्यता में जयपुर में पड़ता है, और यह जयपुर में जयपुर में जो एक कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति है वो इस सभ्यता में मिली है, ये ध्यान रखना। कुराड़ा सभ्यता की मैं बात करता हूं तो कुराड़ा सभ्यता कहां पर है? नागौर। जायल सभ्यता नागौर, कुराड़ा सभ्यता नागौर, ये ताम्रकालीन है, बस फर्क इतना है। पुंगल व थेड़ कहां पर पड़ता है? तो पुंगल बीकानेर में भी पड़ता है, सोथी भी बीकानेर में पड़ता है, पर ताम्र युगीन स्थलों की बात कर रहे हैं तो पुंगल व थेड़ नामक जो स्थल है वो बीकानेर में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। बूढ़ा पुष्कर की बात करता हूं तो बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत। कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं पिंड पांडलिया। किसकी बात करता हूं? पिंड पांडलिया की बात करता हूं। ये पिंड पांडलिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। मलाह की बात करता हूं तो ये मलाह कहां पर है? तो मलाह है भरतपुर के अंतर्गत। ये सारे स्थल कहां है? यहाँ अलग अलग स्थानों की अपन ने बातें की है, ये ताम्रकालीन स्थल है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं कांस्य युगीन सभ्यता स्थल की। किसकी बात करता हूं? कांस्य युगीन सभ्यता स्थल। देखो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल की बात करूं तो देखो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल में अपन अलग अलग स्थलों को पढ़ेंगे। कालीबंगा को पढ़ेंगे। कालीबंगा स्थल जो है वो हनुमानगढ़ में पड़ता है। बात करूं रंगमहल की बात करता हूं तो रंगमहल कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। मैं बात करता हूं तो सोती है, सोती कहां पर है? बीकानेर में। इसके अलावा मैं बात करता हूं बरौर की बात करता हूं तो बरौर कहां पर है? गंगानगर के अंतर्गत है। बिंजोर की बात करता हूं तो बिंजोर कहां पर है? गंगानगर के अंतर्गत है। कर्णपुरा की मैं बात करूं तो कर्णपुरा कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो इन सारे कांस्य युगीन सभा स्थलों की अपन बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ये मत घबराओ आप। आपको कोई भी एग्जाम में सफल होने से नहीं रोक सकता और आपको समझ में आने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपको बस अपने सामने मोबाइल रखना है और यहाँ अप बाइंड का
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर जाना है और अपना जो है उसको वीडियोस को शुरू करना है। बस इतना सा काम आपको करना है। कॉपी पेन अपने सामने तैयार रखो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बात करता हूं सबसे पहला स्थल कांस्य युगीन स्थल, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता या स्थलों की बात करता हूं तो पहला स्थल है कालीबंगा स्थल, उसकी अपन बात करते हैं। कालीबंगा शब्द की बात करूं तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ? है काले रंग की चूड़ियां। ये ध्यान रखना। ये कहां पर स्थित है? तो यह है हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है? ये हनुमानगढ़ में। ये ध्यान रखना। नदी की बात करता हूं तो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे ही है स्थल मिला है। पहले आपको पता घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई और ये जो सरस्वती नदी देवी थी ये विद्या की देवी बन गई। इसके स्थान पर एक नदी बहने लगी, घग्गर नदी। घग्गर नदी की खासियत यह है कि जब इस नदी में, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन इस नदी में जब उफान आता है तो ये नदियां पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। घग्गर नदी इसका अंतिम छोर है, जो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास नामक स्थान है वहां तक इसका अंतिम छोर है, जहां तक ये पहुंच जाती है। बात करता हूं कालीबंगा सभ्यता की खोज। तो इस सभ्यता की देखो 1951-52 ईस्वी में हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी किताबें और यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें वो 1951-52 ईस्वी मानती है, ये आपको ध्यान रखना। जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 1953 ईस्वी मानती है, ये भी ध्यान रखना। और ये एग्जाम में आया हुआ भी है, 2 बार एग्जाम में आ गया, राजस्थान पुलिस में भी आ गया और अभी रिट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1953 ईस्वी जो है वो सही माना था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम ने, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी खोज किसने की है? तो अमलानंद घोष ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करूं यहां पर उत्खनन की, तो इसकी उत्खनन 1961-62 ईस्वी में हुई है। यहां पर बीबी लाल और बीके थापर यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने इसका उत्खनन किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1961 से 62 ईस्वी में इन्होंने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं बात करता हूं समय की, बात करता हूं कि इस कालीबंगा सभ्यता को किस समय की मानते हैं, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। और आपको पता है ये जो समय का निर्धारण करते हैं 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में, एक साइंस का फार्मूला चलता है रेडियो कार्बन 14, जिसको अपन C14 के नाम से जानते हैं। रेडियो कार्बन 14 मैं बता देता हूं आपको। रेडियो कार्बन की मैं बात करता हूं, रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से, शॉर्ट में आप बोल सकते हो C14 के माध्यम से अपन समय का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, है ना। किसका निर्धारण करते हैं अपन? समय का निर्धारण करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को ना। इसी दौरान इस कालीबंगा सभ्यता को 2350 से 1750 ईसा पूर्व की मानते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करता हूं। देखो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल में अपन कालीबंगा पढ़ ही रहे हैं, इसका कई उपनाम है, ध्यान रखना। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा को जो ये स्थल है कालीबंगा, इसको दीनहीन या निर्धन बस्ती के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो कालीबंगा को जानते हैं, किसको जानते हैं? कालीबंगा को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले, इसलिए इसका मतलब ये जो बस्ती है वो गरीब बस्ती है, दीनहीन बस्ती है, निर्धन बस्ती के नाम से इसको जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्रसाधन सौंदर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, कहने का मतलब यह है प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है महिलाएं सुंदर दिखने के लिए जो सौंदर्य सामग्रियां प्रयोग में लेती है, जैसे लिपस्टिक है, जैसे मुखौटा देखने के लिए कांस्य का दर्पण है, बाल संवारने के लिए कंघियों का प्रयोग करती है, जैसे गोरी दिखने के लिए बोरोप्लस और फेयर लवली का क्या करती है? प्रयोग करती है। सौंदर्य सामग्रियां ही है। आपको पता है यहाँ पर कॉस्मेटिक बॉक्स भी इस सभ्यता में तो नहीं मिला, लेकिन कॉस्मेटिक बॉक्स किस में मिला है? हड़प्पा में मिला है कि नहीं मिला? तो आपको पता है इसका मतलब यहां प्रेमी सभ्यता बोल सकते हो। इसका मतलब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को सुंदर देखते हुए उससे प्रेम करता था, इसका मतलब प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की इसे तीसरी राजधानी के नाम से जानते हैं।
क्योंकि तांबे की आपूर्ति ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जानते हैं। ये बात कौन स्पष्ट करता है? तो दशरथ शर्मा स्पष्ट करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। दशरथ शर्मा ये कहता है कि यहां पर जो तांबा है वो तांबा इस सभ्यता में मिला है और ये आपूर्ति करती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। स्टुअर्ट पिगट कहता है कि यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी है, लेकिन दशरथ शर्मा कुछ अलग ही बात कहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए अपने को करके आना है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, तो ध्यान रखो। आगे दौरान में बात करता हूं, इसमें कई सामग्रियां मिली है। सामग्रियों की मैं बात करूं तो सामग्रियों के अंतर्गत आजादी के बाद, या पहले मैं सामग्रियों से पहले थोड़ी इसकी विशेषता समझा देता हूं आपको। इसकी विशेषता क्या है कालीबंगा की, सही है गलत है, तो उस विशेषता अगर सामने है तो मैं समझा ही देता हूं। विशेषता की मैं बात करूं तो आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल था। आपको पता है आजादी कब मिली अपने को? 1947 ईस्वी में भारत देश आजाद हुआ था, उसके बाद में तो इसको खोजा गया, तो आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। पहला स्थल यही था आजादी के बाद, उसके बाद में तो खोजा गया, तो स्थल तो अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद पहली बार प्रथम जो पुरातात्विक स्थल था वो यही कालीबंगा था। 2 टीलों के रूप में मिला है, यानी कि ये जो स्थल है वो 2 टीले हैं, उनके रूप में ये मिला है। देखो इसकी विशेषताएं हैं ये, तो आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है, 2 टीलों के रूप में ये मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मंदिरों के कोई अवशेष मिले ही नहीं। देखो ज्यादातर जो सभ्यता है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें मंदिरों के कई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई छोटे मोटे टूटे हुए मंदिर का कोई एक साक्ष्य जरूर मिल गया होगा, बाकी ये तो मैं कह सकता हूं, बाकी ज्यादातर ऐसे ऑथेंटिक जो प्रमाण है वो कहीं देखने को नहीं मिलते, तो मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, ये ध्यान रखना कालीबंगा में। तो यहां पर भारत सरकार ने क्या कर दिया, एक संग्रहालय बना दिया गया और कालीबंगा संग्रहालय नाम दिया गया उसको। और इस कालीबंगा संग्रहालय है वो 1985-86 ईस्वी में, या मैं बात करूं आपको पता है कहीं जगह पर जो किताबें देखने को मिलती है 1983 ईस्वी में, एनसीईआरटी किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, 1985-86 ईस्वी में भारत सरकार ने कालीबंगा संग्रहालय खोला गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, तो ये तारीखें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अपने नोट्सों में बनाना पड़ेगा, अपने नोट्स स्वयं बनाना पड़ेगा। कालीबंगा सभ्यता की बात करता हूं तो ये कहां पर मिला है, तो हनुमानगढ़ में मिला है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये स्थल हनुमानगढ़ में मिला है। इस सभ्यता में कहते हैं कि मकान मिले, बिल्कुल मिले हैं, तो मकान में लोग, सभ्यता के लोग रहते ही होंगे, और कच्ची जो ईंटें हैं उनसे बने हुए मिट्टी से निर्मित, जो कच्ची ईंटों से निर्मित है वो यहाँ मकान मिले हैं। ध्यान रखो ये जो कच्ची ईंटें थी ना, उन ईंटों का आकार अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर था। कहने का मतलब सीधी भाषा में देखो रहे आप, 4:2:1 था, 4:2:1 था। आप काट के देख लो, 1 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और यहाँ कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यानी कि 4:2 में ईंटें मिली है, ये ध्यान रखना। तो इनका आकार कितना है, 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर है, कैसे भी डिनोटेट कर लो आप, ध्यान रखना। तो मकानों में कच्ची ईंटें तो मिली है, पर उनका आकार इस प्रकार से था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिला है। कहने का मतलब जो फर्श है उन फर्श के अंतर्गत, यानी कि चित्र बने हुए थे उस फर्श के ऊपर, आकृतियां बनी हुई थी, तो अलंकृत व सजावटी चीजों से निर्मित फर्श मिला है। यहां ध्यान रखो, ईंटें उसमें प्रयोग की गई, ईंटों पर ये चित्र बने हुए थे, ये ध्यान रखना। हो सकता है हर ईंट पर चित्र बनाया गया हो, ऐसा निर्मित यहाँ फर्श मिला है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ईंटों का आकार की भी बात की मैंने, फर्श की भी बात करी। यहां पर सड़कें मिली है, और सड़कें जो मिली है ना, देखो मैं बात करता हूं तो सड़कें जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता हूं तो उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण की ओर क्या है, यह सड़कें जाती थी। उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण की ओर ये जाती थी, और आपस में ये क्या करती थी, जो कॉलोनी की सड़कें होती थी ना, ये आपस में काटती थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस दौरान, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपस में काटती थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। इसलिए इसे दोहरे
समकोण पर काटती थी, समकोण पर ही काट रही है। आपको पता कोण जो है समकोण ही बन रहा है इनका न, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो समकोण पर ये काटती थी। इस समकोण पर काटने के दौरान इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से, जाल पद्धति के नाम से, देख लो आप, जाल पद्धति, जाल ही बना हुआ है एक तरीके से। ये काटेगी ऐसे, फिर काटेगी, है ना, ऐसे फिर काटेगी, ये ध्यान रखना ना। तो ये जाल ही बन रहा है। और क्या है, चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से इसे जानते हैं, ग्रिड पद्धति के नाम से इसे जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये ग्रिड पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रिड पद्धति के नाम से भी ये क्या है, जानी जाती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके दौरान बात करूं तो सड़कों का नामकरण जो हुआ है इस प्रकार से हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने नोट्सों में आपको लिखना पड़ेगा। आगे की बात करता हूं। इस सभ्यता में देखो, यहां जो सभ्यता के लोग थे, जहां पर घर मिले हैं, उन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, साइड में, बगल की ओर या पीछे की ओर खुलते थे। क्योंकि आपको पता है, इस दरवाजों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि यहां के लोग ईमानदार नहीं थे, चोरी करते थे। और पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस पकड़ने के लिए आती थी चोरी करने के दौरान, तो उनसे बचने के लिए पीछे से या बगल की ओर जो दरवाजा होता था उनसे निकल करके फरार हो जाते। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल है लोथल, अहमदाबाद गुजरात में मिला है। वो एकमात्र स्थल है जिसमें घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी किसी सभ्यता के स्थल की ओर नहीं खुलते थे। सभ्यता के कोई सा भी स्थल का दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इन चीजों से आप ये चीजें समझोगे। देखो, यहां पर लकड़ी से निर्मित क्या मिली है, नालियां मिली है। लकड़ी से निर्मित क्या मिली है, नालियां मिली है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका मतलब ये पानी निकासी में प्रयोग ली जाती थी। और ये जो नालियां होती थी ना, जैसे ये नाली है, फिर इसके बाद में यहाँ गड्ढा होता था, फिर ये नाली है, फिर यहाँ गड्ढा होता था, फिर ये नाली है, फिर यहाँ गड्ढा होता था, ये ध्यान रखना। अब इनमें क्या होता था, जो नालियों से पानी आता था ना, इन नालियों में जो कचरा बह करके आता था, वो कचरा इनमें आकर के इकट्ठा हो जाता था। और इस दौरान जो वहाँ की जो निम्न जाति होती थी, जो यहाँ पर पिछड़ा हुआ वर्ण होता था, वो इस कचरे को निकाल करके नगर की साफ सफाई कर देता था, जिससे ये नालियाँ, पानी में, नालियों में जो अवरुद्ध होता था वो नहीं हो पाता था और आसानी से पानी निकासी की सुविधाएं बनी रहती थी। यह आपको ध्यान रखना। तो लकड़ी से निर्मित एकमात्र सभ्यता का स्थल है जहां पर कालीबंगा से ये साक्ष्य मिले हैं। यहां पर दोहरे जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसको ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, इसका मतलब कृषि का कार्य करते थे, दोहरे दो बार उन खेतों को उल्टा सुल्टा जोता जाता था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पर फसल उगाते थे और दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब ये फसल उगाते थे। तो गेहूं, यहां जो है चना है, सरसों और कपास के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करता हूं तो यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे। ऊंट की अस्थियां यहाँ मिली है, ध्यान रखना, ये ऊंट की अस्थियां मिली है। अभी सीईटी का 10+2 का पेपर हुआ था और उस पेपर में पूछा गया था कि ऊंट की अस्थियां किस स्थल से मिली है, तो आंसर था उसमें कालीबंगा। ये ध्यान रखना। तो ऊंट की अस्थियां कहां से मिली है, तो कालीबंगा से मिली है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुत्ता मिला है और ये कुत्ता एक तरीके से पालतू जानवर होता था, जो यहाँ पर जो लोग कृषि का कार्य करते थे उनकी सुरक्षा करता था। जंगली जानवरों को भगाने में, उनको जागरूक करने में, उनको रात को उठाने में प्रयोग में लिया जाता था, इसलिए कुत्ते को पालतू जानवर माना जाता था। ये ध्यान रखना। ये लोग इनसे अनभिज्ञ नहीं थे, ये ध्यान रखना। बात करता हूं, इस सभ्यता से मोहरे भी मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली है। और ये जो मोहरे थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी इराक में मिली थी, दजला और फरात नदियों के किनारे मिली थी। उस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता था। ये ध्यान रखना। इसमें आपको पता 900 चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता में किलाक्सर लिपि मिली है, 900 प्रकार के यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार लिपि मिली है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा है। आगे की भी बात करता हूं। लिपि देखो, भाव चित्रात्मक कहने का मतलब, थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं कि बेलनाकार मोहरे भी मिली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भाव चित्रात्मक लिपि मिली है।
जिसको बुस्टोफिदन लिपि कहते हैं। सर्पिलाकार लिपि मिली है। ध्यान रखना, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और प्रचलित होती थी, लिपि लिखी जाती थी। ध्यान रखना, तो यहां पर जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि जो व्यक्ति के मन में जो भावनाएं आ जाती थी उनको चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता था, उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, इस भाव चित्रात्मक लिपि को, इसी लिपि को कई नामों से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, इनके कई नाम है, जैसे कि चित्राक्षर लिपि है, बुस्टोफेदम लिपि है, बुस्टोफिदन लिपि है, गोमूत्र लिपि है। ये ध्यान रखना, इनको इतने नामों से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। लेकिन ये जो लिपि थी आज तक पढ़ी नहीं गई। लोग जो जिन्होंने लिखा था, अपनी भावनाएं उकेरी थी, ऐसी लिपि आज कोई जानता भी नहीं है। आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इस सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से 7 आयताकार अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं और यज्ञ कुंड मिले हैं। कहने का मतलब है 7 आयताकार, यानी आयत तो जानते हो ना, आयत है ना, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सही है गलत है? तो आयत के आमने सामने की भुजाएं, ऐसे प्रकार की आयताकार अग्निकुंड मिले, हवन कुंड मिले। अग्नि वेदिकाएं भी ऐसी ही थी, जहां पर अग्नि वेदिकाएं ऐसी बनी होती है चारों दिशाओं में, इनके पास में, जिस पर बैठ करके क्या किया जाता है, यहां पर यज्ञ किया जाता है और इसमें आहुतियां दी जाती है। इसमें है ना, अपन बोलते हैं ना, इधर ब्राह्मण पुरोहित मंत्र बोलता है और फिर ओम स्वाहा, जिसके अंतर्गत अपन अग्नि में घी की, जौ की, चावल की, इनकी मिश्रण करके अपन सामग्रियां उसमें डालते रहते हैं, देवताओं का नाम अर्पित होता रहता है। ऐसी अग्नि वेदिकाओं पर बैठकर करते हैं। अग्नि कुंड मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें अग्नि जलती रहती थी। तो ऐसी चीजों की जानकारी यहां मिलती है। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं, यहां बालक की एक खोपड़ी मिली है, यानी कि कपाल मिला। कहने का मतलब ये छोटी है, खोपड़ी का आकार छोटा है, और उस खोपड़ी के अंतर्गत छेद मिले, यानी 6 छिद्र मिले हैं उसके अंदर। इससे यह पता लगाया गया कि इस बालक में जो छिद्र हुए हैं वो हाइड्रोस्फोलोसिस नामक रोग के कारण हुए। किसके कारण हुए हैं? हाइड्रोस्फोलोसिस रोग के कारण, मलेरिया रोग, जिसको पुरा रोग के नाम से जाना जाता था, इसके कारण इसमें छिद्र हुए हैं। ये ध्यान रखना। तो ऐसे सामग्रियां यहाँ मिली है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको भी, कुछ नोट्स जो मैं यहाँ आज से नहीं लिख रहा हूं, आपको वो लिखना पड़ेगा और अपने नोट्स स्वयं को बनाने पड़ेंगे। ये आप ध्यान रखना। स्वास्तिक का चिन्ह मिला। किसका चिन्ह मिला? स्वास्तिक का चिन्ह मिला। यह ध्यान रखना। आपको पता है स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब यह होता है कि जैसे ये है, मान लो, अब आपको पता है ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये है कि नहीं है? ये स्वास्तिक का चिन्ह ही है, ये आपको ध्यान रखना। आपको पता है यहाँ इनके आगे भी ऐसी बिंदियां लगती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये स्वस्तिक का या स्वास्तिक का चिन्ह कहला जाता है, क्योंकि इसमें जो बालक है, बच्चे हैं जो बीमार हो जाते थे, उसके बाद में गर्म सलाखों से क्या किया जाता था, बच्चे को दागा जाता था, या फिर घर में देवताओं को रिझाने के लिए स्वस्तिक का चिन्ह बना करके मातृ देवी के रूप में इसकी पूजा होती थी। ये ध्यान रखना, मातृ देवी के रूप में। उसके बाद में मैं बात करता हूं कालीबंगा के कई विशेषताएं भी मिलती है, कालीबंगा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां भी। कुमार देवी का यहां से चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? कुमार देवी का चित्र मिला है। यह थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कहने का मतलब मकानों में दरारें मिली है। क्या मिली है? मकानों में दरारें मिली है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मकानों में दरारें मिली है, दरारें मिली है, यह थोड़ा सा ध्यान रखो, मिली है। मकानों में क्या मिली है? दरारें मिली है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जिसके कारण ही क्या मैं अपने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर भूकंप आया होगा, और इस भूकंप के कारण इस पृथ्वी में, सृष्टि में उथल पुथल हुई थी, और यहाँ के जो लोग थे, सभ्यता के जो लोग थे, वो उनके द्वारा जो प्रयोग में सामग्री ली जाती थी, वो इस जमीन में क्या हो गए? मिल गए, उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार ये जो आज सामग्रियां देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से खुदाई के दौरान मिलती है। उसके बाद में तंदूर के समान चूल्हे मिले। आपको पता, तंदूरी रोटी खाई होगी आपने, और तंदूरी रोटी आपको पता है यहाँ पर अपन जिससे रोटी को बनाते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जहां पर वो अग्नि उसमें जलती रहती है, उसके बाद में उस तंदूरी में अंदर की तरफ रखते हैं, जिससे उस तपन से ही वो रोटी क्या हो जाती है? पक जाती है। ये ध्यान रखना आपको। तो तंदूर के समान चूल्हे भी मिले, आप ध्यान रखना।
उसके बाद में आपको पता है उस तंदूरी चूल्हे जो होता है ऐसे एक ऐसे बना हुआ होता है और इसको यहाँ पर खूब मुंह खुला होता है, इसमें अग्नि अंदर की तरफ जलती है, फिर यहाँ रोटियां चिपका देते हैं अपन, है ना, तो वो तंदूर कहलाते हैं। तंदूरी रोटी जहां पर देखने को मिलेगा आपको, जाना होटलों के बाहर खूब देखने को मिलता है। चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले हैं, कहने का मतलब यहाँ पर कब्र है जहां पर मनुष्य को दफनाया जाता था, उस चिरायु कब्र के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा और भी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे ये जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता थी, कहने का मतलब यहाँ पर नगर होने के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा भी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी यहाँ थी, कहने का मतलब यहाँ पर माता की प्रधानता थी, माता का ही यहाँ रोल होता था, यहाँ पर पुरुष प्रधान सभ्यता ये इसको नहीं मानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एकल परिवार था, जहां पर माता की चलती है ना, ऑटोमेटिक समझ लेना वहां पर परिवार बिछुड़ते ही हैं। माता संयुक्त परिवार के रूप में रहना पसंद नहीं करती है। आज भी देख लो आप, एक बेटा होता है और बेटा के जो माता पिता होते हैं उनको यह होता है कि एक छोटे उसके लिए एक बहू ले आए प्यारी सी, लेकिन जैसे विवाह होता है उसका और उसके बाद बहू उसको भड़काना शुरू होती है, मैं तो अकेली रहूंगी, मैं तो इन डोकरे और डोकरी के साथ नहीं रह सकती, ये तो हर काम में हर वर्क में मेरे से सवाल जवाब करते हैं, इतने का मैं प्रति उत्तर दे ही नहीं सकती, इसलिए वो छोरे को लेती है और शहर की ओर निकल जाती है, बस फिर अकेला खुलापन जीवन जीती है वो। इसलिए तो परिवार एकल कहलाया है, अपने पीछे पड़ा था कि यहाँ पर सभ्यता का जो स्थल है वो पितृसत्तात्मक है, इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली स्थापित थी। आप देख लो फिर जहां मात्र सत्तात्मक हुआ वहां पर क्या हो गया, एकल परिवार हो गया। समझो यारो समझो, सुख है तो संयुक्त परिवार में है और दुख है तो एकल परिवार में है, ये भी समझ जाओ, आप यूज करो, अपने आप पड़ोस में देख लो, समाज में देख लो। रंगमहल सभ्यता की बात करें तो देखो रंगमहल सभ्यता कहां पर स्थित है, तो देखो कहां है ये, हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है ये, हनुमानगढ़ में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में मिली है, ये ध्यान रखना। यहां एक नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे ये रंगमहल सभ्यता मिली है, ये भी ध्यान रखना। इसकी खोज कब हुई है, तो 1952-54 ईस्वी में हुई है। 1952 से 54 ईस्वी के दौरान इसकी खोज हुई है। यहाँ पर खोजकर्ता कौन है, तो मैं बात करता हूँ, खोजकर्ता है डॉक्टर हन्ना रेड है। कौन है, डॉक्टर हन्ना रेड है, जिसने खोजकर्ता और उत्खननकर्ता वो दोनों रहा है। ये कहाँ का निवासी था, तो ये स्वीडन का था। कहाँ का निवासी था, ये स्वीडन का निवासी था, ये ध्यान रखना। तो रंगमहल सभ्यता की खोज 1952 से 54 ईस्वी में हुआ है, डॉक्टर हन्ना रेड ने किया है, जो स्वीडन का निवासी था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। यहाँ अवशेष या जो साक्ष्य भी मिले हैं, कई सामग्रियां मिली है, जैसे मैं बात करूं गांधार शैली की मूर्तियां मिली है। अब आपको पता है गांधार शैली की मूर्तियां मिली है, तो आपको पता है गांधार शैली की मूर्तियों के साक्ष्य यही मिले हैं। इसके दौरान मैं बात करता हूं, शैलियां प्रयोग में ली जाती थी, ये कहने का मतलब चित्र शैलियां होती है, इस प्रकार की शैलियां होती थी, तो गांधार शैली प्रयोग में ली जाती थी। गुरु और शिष्य की जो मूर्ति मिली है ना, वो यहीं से मिली है, ध्यान रखना। रंगमहल सभ्यता से गांधार शैली की मूर्तियां मिली है, गुरु शिष्य की जो मूर्ति मिली है वो रंगमहल सभ्यता से मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगला स्थल और है, उसकी बात करेंगे अपन बरौर सभ्यता की। बरौर सभ्यता की बात करें तो देखो बरौर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो श्री गंगानगर में स्थित है, यह ध्यान रखना। कहां पर स्थित है, श्री गंगानगर में। बात करूं नदी की, तो नदी कौन सी है, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी की मैं बात करता हूं। और बात करें तो देखो यहां घग्गर नदी के किनारे ये बरौर सभ्यता है। और यहां मैं बात करूं तो सामग्री की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, सामग्री की मैं बात करूं तो सामग्री या साक्ष्य की मैं बात करता हूं। तो सामग्री या साक्ष्य कौन से मिले हैं, तो लाजवर्द प्रकार के मनके मिले हैं। यहां पर मनके का मतलब ये होता है, जो महिलाएं मूंगों की जो व्हाइट कलर के मूंगे होते हैं ना, मोती होती है, उनकी जो मालाएं पहनती है ना, वो मनके कहलाते हैं। तो ये लाजवर्द प्रकार के हैं, यह लाजवर्द मनके यहीं से मिले हैं, ये ध्यान रखना। कौन से, बरौर सभ्यता से, जो श्री गंगानगर में मिली है। और यहाँ एक नदी थी घग्गर नदी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ये जो घग्गर नदी है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से होती हुई तो निकलती है, ये ध्यान रखना, जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं सोती सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सोती सभ्यता।
बात करूं देखो सोती सभ्यता की, तो कहां पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सोती सभ्यता बीकानेर में मिली है। इस सोती सभ्यता को प्रथम कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको उपनाम दे दिया गया है और कुछ नहीं है, प्रथम कालीबंगा। यानी कि कालीबंगा जब स्थल मिला उससे पहले यही विकसित हुआ होगा, इसलिए प्रथम कालीबंगा के नाम से इसको नाम दे दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करता हूं इसकी खोज किसने की है सोती सभ्यता की, तो अमलानंद घोष ने की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। ये भी ध्यान रखना। बात करता हूं लोह युगीन स्थलों की, अपन बात कर लेते हैं। तो देखो लोह युगीन स्थल कौन कौन से हैं ये भी देख लो आप, और भी कई लोह युगीन स्थल है उनकी अपन बात करते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। देखो बेरार सभ्यता, बेरार सभ्यता में लोह से संबंधित सामग्रियां मिली है, चाहे वो सिक्के मिले हो, चाहे कृषि के औजार मिले हो, या कोई अन्य प्रकार की जो आभूषणों के रूप में लोहे का जो प्रयोग किया जाता होगा, धातुएं जो प्रयोग की जाती थी वो लोहे से संबंधित थी, वो बेरार सभ्यता से मिली है। और बेरार कहां पर स्थित है? जयपुर में, ध्यान रखना। बात करता हूं नौह सभ्यता की। नौह सभ्यता कहां है? भरतपुर में स्थित है। यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करता हूं रेड सभ्यता जो निवाई टोंक में है। इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, घबराओ मत। उसके अलावा बात करता हूं सुनारी सभ्यता, जो सुनारी सभ्यता कहां है? झुंझुनू में। यह भी ध्यान रखना, सुनारी सभ्यता कहां है? झुंझुनू में। यह भी ध्यान रखना। जोधपुरा सभ्यता की बात करता हूं तो जोधपुरा सभ्यता कहां है? जयपुर में है। यह भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके आगे की बात करूं तो देखो इस्वाल की बात करता हूं तो इस्वाल सभ्यता जो स्थल है वो कहां है? उदयपुर में। भीनमाल की बात करता हूं तो भीनमाल कहां है? जालोर में। नगरी की बात करता हूं तो नगरी चित्तौड़गढ़ में। नगर की बात करता हूं तो नगर कहां पर है? उनियारा टोंक में है। नेनवा की बात करता हूं तो नेनवा बूंदी में है। और नलियासर सभ्यता की बात करता हूं तो जयपुर में है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे की बात करता हूं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं बेरार सभ्यता ले लेता हूं, लोहे युगीन सभ्यता स्थलों की अपन बात कर लेते हैं। तो बेरार सभ्यता की मैं बात करूं तो देखो आपको पता होना चाहिए ये कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। बेरार सभ्यता की बात करूं तो नदी की मैं बात करता हूं तो बेरार सभ्यता कहां पर मिली है? तो ये बाणगंगा नदी में मिली है। कहां पर मिली है? ये बाणगंगा नदी। बात करूं खोज की तो इसकी 1936 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। ये भी आपको ध्यान रखना। यानी कि बेरार सभ्यता जयपुर में स्थित है, जयपुर में मिली है। एक नदी बहती है बाणगंगा। कौन सी गंगा? बाणगंगा। ये भी ध्यान रखना। बाणगंगा को आपको पता है अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गंगा के नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, अर्जुन की गंगा, या आप बोल सकते हो इसे तीर गंगा भी बोल सकते हो, तीर नदी भी बोल सकते हो, तीर गंगा भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इतने नामों से इस नदी को जाना जाता है, जिसकी खोज 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ये ध्यान रखना। उत्खनन की बात करता हूं तो 1962 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी है, वह दूसरा व्यक्ति है कैलाशनाथ जिसने इसका उत्खनन, कैलाशनाथ दीक्षित है जिसने इसका उत्खनन 1962 ईस्वी में किया है। इसके दौरान इसको प्राचीन नाम, जो इसको प्राचीन नाम विराट को प्राचीन नाम से भी जाना जाता था, पहले से विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और ये विराट कौन था? जो मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां विराट सभ्यता की अपन बात करें तो देखो मैं बात करता हूं यहां बेरार सभ्यता में क्या है, यहां पर एक डूंगरी है, भीम डूंगरी। और यहां पर क्या हुआ था, एक बार कहते हैं कि यहां पर एक बार भीम आया था, और भीम आने के कारण यहां पर भीम जब उस समय कहते हैं कि यहां उस समय द्रौपदी को प्यास लगी, तो द्रौपदी को प्यास लगी तो क्या हुआ, वहां पर उस समय पानी के कोई स्रोत नहीं थे, तो भीम ने क्या किया, यहां पर एक लात मारी, और लात मारने से यहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया, इसलिए उस तालाब को नाम दिया गया भीमलत जलाशय। और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, जो महाभारत काल के समय के जो स्रोत मिलते हैं ना, यहां पर महाभारत नामक धर्म ग्रंथ, उस महाभारत धर्म ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है, इसलिए इसे महाभारत कालीन मानते हैं। इस बात का उल्लेख भी मिलता है भाब्रू शिलालेख में। एक शिलालेख था भाब्रू शिलालेख। इस भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन बट ने 1837 ईस्वी में की थी, यह भी ध्यान रखना। इसके अंतर्गत भी इस जानकारी मिलती है।
यहाँ बात करता हूँ तो ये जो भीम डूंगरी है ना, यहाँ पर एक पहाड़ी है, बिजक की पहाड़ी। इसको भीम डूंगरी भी कह सकते हो, इसे बिजक की पहाड़ी भी कह सकते हो। इसकी जानकारी का स्रोत है सम्राट अशोक की बौद्ध जानकारी मिलती है। यहाँ इस बीजक पहाड़ी से ये जानकारी मिलती है, क्योंक61 यहाँ पर कहते हैं कि सम्राट अशोक एक बार आया था कलिंग का युद्ध लड़ करके। आपको पता होता है कि कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था वो 361 ईसा पूर्व के दौरान यहाँ पर राजा अनंत पद्मनाथ को पराजित किया गया था, जिसमें से अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अशोक की काफी निंदा हुई। उसके दौरान इस युद्ध को जीतने के बाद में अशोक बेराट आया था और यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए ये जानकारी भी यहाँ से मिलती है। वर्तमान में जो यहाँ पर अशोक के जो शिलालेख थे, जो अभिलेख थे, वो कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं और कहते हैं कि अशोक ने यहाँ पर इन शिलालेखों में बुद्ध धम्म व संघ का उल्लेख भी करवाया था। और ये बुद्ध धम्म व संघ जो जहाँ पर उल्लेख है वो शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में लिख रखे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी मिले, बौद्ध मंदिर भी मिले, बौद्ध मठ भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर इसको भीम डूंगरी, बिजक पहाड़ी, महादेव और गणेश डूंगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अन्य अवशेषों की बात करते हैं या साक्ष्यों की भी बात करते हैं कि बेराट में कौन कौन से सामग्रियां मिली है। तो देखो, शंख लिपि के प्रमाण मिले। आपको पता जिस प्रकार शंख बना हुआ है, शंख आपको पता किस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से उनकी आकृति बनी हुई होती है शंख की, आपको पता होना चाहिए ऐसा। तो ऐसे शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, ये ध्यान रखना। आहत व पंचमार्क सिक्के भी मिले, आहत व पंचमार्क सिक्के भी क्या है यहाँ से मिले हैं, ये ध्यान रखना है ना। आहत व पंचमार्क सिक्के मिले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करता हूं, वैसे आहत और पंचमार्क सिक्कों का जो भंडार मिला है सर्वाधिक, वो बयाना से मिला है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक भंडार की बात करता हूं, सर्वाधिक भंडार की बात करता हूं तो सर्वाधिक भंडार कहां से मिले हैं, तो बयाना से मिले हैं। कहां से मिले हैं, ये बयाना। और ये बयाना कहां पर पड़ता है, आपको पता है एक जिला पड़ता है भरतपुर जिला। कौन सा जिला पड़ता है, ये भरतपुर जिला पड़ता है, वहां से ये मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर एक शासक था, हूण शासक, पश्चिम में से आक्रमण होते थे, हूण शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल के द्वारा, यहां ये द्वारा है, ध्यान रखना, ये क्या है, द्वारा है, द्वारा यहां पर आया था और ये कहते हैं कि उसने भी यहां पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। हूण शासक यहां पर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी आया था और यहां पर उसकी जानकारी इन बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो हूण शासक मिहिरकुल भी यहां आया था, ये ध्यान रखना। इसके सिक्के भी मिलते हैं यहाँ। यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा भी मिली है। एक यूनानी राजा था मिनांडर की एक सूती कपड़े में के समय की, उस पर मिनांडर का नाम उल्लेख है और वो सूती कपड़े में लिपटी हुई एक मुद्रा भी मिली है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब मिनांडर का भी यहाँ पर आक्रमण हुआ था बेराट में, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक शैल चित्र भी मिले, यानी कि जो यहाँ पर पत्थर है उन पर चित्र बनाए गए, तो शैल चित्र यहाँ मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं। चट्टानों पर लिखी शंख लिपि मिली है, बिल्कुल, या चट्टाने हैं उन पर शंख लिपि मिली है, ये भी ध्यान रखना। शंख के रूप में आकृति में निर्मित यहाँ पर लिपि उकेरी गई है पत्थरों पर, चट्टानों पर। हेनसांग भी यहाँ आया था भारत, आपको पता है हेनसांग भारत आया था, उसने बेराट का उल्लेख करता है। हेनसांग अपने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत, है ना, जो पुस्तक उसने लिखी थी फुतुहात कुछ ऐसा करके उसकी पुस्तक थी, उसमें बेराट का उल्लेख करता है, ये भी ध्यान करना। हेनसांग भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने आया था, ये ध्यान रखना। 8 बौद्ध मठों की पुष्टि करता है और यहाँ पर इसमें बेराट का उल्लेख भी करता है और 8 बौद्ध मठों की पुष्टि भी करता है हेनसांग, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पर उस समय मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने इस बेराट में टकसाल भी बनाया था, यानी कि अकबर का अधिकार था। 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर यात्रा के दौरान या सांगानेर आया था और इस दौरान आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। यानी अपने स्वयं के खर्चे पर भारमल ने यहाँ पर सांबर में टेंट लगवाए और हरका बाई मरियम उज्जमानी का क्या कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया गया और इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था सलीम या जहांगीर।
इसी अकबर ने, आपको पता है अकबर की में कई बातें देखने को मिलती है कि अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। किसको समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था, यह भी ध्यान रखना। 62 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार समाप्त कर दिया गया, उसके बाद में इसने थोड़ा सा 1583 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन 84 ईस्वी में इसको 1584 ईस्वी में से वापस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में आपको पता 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने वापस जजिया कर शुरू किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए, यह जजिया कर 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। तो ये कुछ संबंधित जो जानकारियां थी मैंने आपको बताई भी है। यहां पर देखो, इसने अकबर ने टकसाल का निर्माण करवाया। ये टकसाल क्या काम आती है? आपको पता, सिक्के डालने का काम करती है, जहां पर सिक्के मुद्राएं बनती है। मैं बात करता हूं तांबे के सिक्के डालने का कार्य यहां पर अकबर करता था, यह ध्यान रखना। तांबे के सिक्के डालने का कार्य कौन करता था? अकबर करता था। अकबर भी करता था इस टकसाल के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। अकबर का बेटा हुआ था सलीम या जहांगीर, और इसके अलावा यहां पर बेटा हुआ था खुर्रम या शाहजहां, जहांगीर का ही पुत्र था। इन्होंने सब ने तांबे के सिक्के डालने का काम इसी टकसाल में किया था, जिसका निर्माण अकबर ने किया था। बेराट में स्थित थी, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनके साक्ष्य मिले हैं, तो ये सभ्यता है जिनको अपन पढ़ रहे हैं। आगे की बात करूं मैं, देखो एक और सभ्यता है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नोह सभ्यता है, ये भी आप ध्यान रखो। ये नोह सभ्यता कहां पर स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। भरतपुर में एक नदी बहती है रूपा रेल। आप वो मत समझ जाना कि वो एक मेला फिल्म आई थी अनिल कपूर की और उसमें से रूपा नाम थी, ध्यान रखना। हाँ, अजय देवगन की जो पत्नी है ना वर्तमान में, उसका नाम रूपा था वहां पर, और रूपा को किडनैप कर लिया था गुज्जर ने। और फिर आपको पता है एक बार उस मेले में गुज्जर को घायल किया गया था, और फिर गुज्जर ने कहा था कि एक दिन रूपा फिर ये गुज्जर आएगा और फिर रूपा का क्या करेगा? इसको पकड़ करके लेके जाएगा, और रूपा गुज्जर की होके रहेगी, ये ध्यान रखना। तो वो मत समझ जाना, तो नोह सभ्यता है, ये भरतपुर में स्थित है। रूपा रेल नदी है, वो ध्यान रखना। इस रूपा रेल नदी के किनारे ये सभ्यता का स्थल मिला है, ये ध्यान रखना। इसकी खोज कब की गई है? 1963-64 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम रतन चंद्र अग्रवाल खोज करता है, जिसने इसकी खोज की है 1963-64 ईस्वी में नोह सभ्यता की भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे। यह ध्यान रखना है आपको। इस सभ्यता की विशेषता क्या है, यह भी ध्यान रखो आप। तो यहां मैं बता देता हूं आपको, इस सभ्यता की विशेषता है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहां मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, यह आपको ध्यान रखना। यानी कि जो संस्कृति है उनकी अलग अलग जो पहनावा रहन सहन है, उनके 5 क्रम मिले हैं यहाँ पर, है ना। 5 समय के अकॉर्डिंग जो बदलाव देखने को मिलता है वो इसी सभ्यता में मिलता है। नोह सभ्यता भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे, जिसकी खोज 1963-64 ईस्वी में यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, यह आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर जाक बाबा या एक यक्ष की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। एक देवता है जाक बाबा या यक्ष की क्या मिली है? यहाँ प्रतिमा मिली है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगले केंद्र की बात करें, अगला स्थल है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता की बात करता हूं तो रेड सभ्यता है यहाँ टोंक जिले में आता है। एक तहसील है निवाय, जिससे संबंध रखता हूं मैं। मेरे पास में पड़ता है ये रेड सभ्यता का जो स्थल है, बहुत शानदार स्थल है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। निवाय टोंक जिले में आता है। यहां पर एक नदी बहती है, डील नदी। हाँ, है ना। कौन सी नदी है? डील नदी, ये ध्यान रखना, है ना। हाँ, इस दौरान इसकी खोज कब हुई है? 1938 से 40 ईस्वी में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना ना। हाँ, आप गाना गाने मन लग जाना। हाँ, गोरा सा मतलब लाल लाल कांचले में गोरा सा बदन देखा,
है ना, ये डील, हाँ वो डील ही बोले, देसी अपने ढूंढाड़ी भाषा है ना, उसमें डील ही बोला था, शरीर ने कहीं बोल देसा वहां डील ही बोल देसा, ये ध्यान रखना है ना। तो रेड सभ्यता है निवाई टोंक में मिली है, और यहाँ पर एक नदी बहती है डील नदी, ये ध्यान रखना। इसकी खोज कब हुई है? 1938 से 40 ईस्वी में हुई है। किसने की है? तो केदारनाथपुरी के द्वारा की गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर इसकी दूसरा व्यक्ति था जिसने 1938 से 39 ईस्वी में की है, और उसका नाम था दयाराम साहनी, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर इन दोनों व्यक्तियों ने इसका खोज भी किया और उत्खनन का कार्य भी किया है, ध्यान रखना। खोज केदारनाथपुरी ने और उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1938 से और 39 ईस्वी में किए, ये थोड़ा ध्यान रखना। रेड सभ्यता को आप मैं बता देता हूं, इसको कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको अपने उपनाम कहते हैं। तो भारत का प्राचीन टाटा नगर के नाम से जानते हैं इसको, भारत का प्राचीन टाटा नगर रेड है जो टोंक में स्थित है, ये ध्यान रखना। देखो यहां पर रेड सभ्यता में कई सामग्रियां मिली है, ये भी ध्यान रखना। देखो लोहा सामग्री का क्या मिला है? यहाँ विशाल भंडार मिला है। लोहा सामग्री का क्या मिला है? विशाल भंडार मिला है, ये भी ध्यान रखना। क्या मिला है? लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिला है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा देखो मालव जनपद के सिक्के, आपको पता जनपद है, एक क्षेत्र आता मालव, जो आजकल तो एमपी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में चला गया। उस जनपद के सिक्के यहां पर मिले, जिन्हें पण धरण कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? पण या धरण कहा जाता था। मालव जनपद के सिक्के जिन्हें पण या धरण कहा जाता था, वो रेड सभ्यता से मिले थे, ये ध्यान रखना। इसका मतलब इस क्षेत्र के शासकों के आसपास कहीं ना कहीं संबंध थे। इसका मतलब रेड सभ्यता का जो राजा रहा होगा उनका मालव क्षेत्र पर अधिकार हुआ होगा, या मालव सभ्यता का जो राजा रहा था उनका रेड पर के स्थित पर यहाँ पर उनका अधिकार रहा होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर उत्खनन में लगभग 3075 आहत प्रकार की मुद्राएं मिली है। यहाँ पर पंचमार्क के सिक्के भी पाए गए। कहने का मतलब इन मुद्राओं पर कुछ चित्र वित्र बने हुए होते हैं, इन पर कुछ लिखा हुआ होता है, वो आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। इनकी संख्या कितनी है? तो 3075, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। इन 3075 में से मैं बात कर लेता हूं, तो 300 तो मालव जनपद के सिक्के मिले, मालव जनपद शैली के सिक्के यहां से मिले। 3075 में से 3075 में से 300 मालव जनपद के सिक्के थे। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो 400 मित्र सिक्के थे। कितने थे? 400 मित्र सिक्के थे। 6 सेनापति के क्या मिले हैं? सिक्के मिले। 6 सेनापति के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। 7 वपू के सिक्के मिले हैं। एक कोई राजा था वपू राजा, उस 7 वपू के सिक्के मिले। एक अपोलो डोटस का सिक्का मिला है, एक अपोलो राजा था डोटस, उसका सिक्का मिला है, हाँ ना, ये ध्यान रखना। 189 अज्ञात ताम्र के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। एक क्या मिले हैं? 189 अज्ञात। अपोलो डोटस है, ये ध्यान रखना, एक ही है, अपोलो डोटस है ना, ये एक यूनानी राजा था, ये ध्यान रखना। अपोलो डोटस का सिक्का मिला 189 अज्ञात ताम्र सिक्के मिले। तांबे से बने हुए थे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे संबंध रेड सभ्यता से देखने को मिलते हैं। देखो इसके अलावा मैं बात करता हूं सुनारी सभ्यता। किसकी बात करता हूं? सुनारी सभ्यता की बात करता हूं। अब ये जो सुनारी सभ्यता ये कहां पर स्थित है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। खेतड़ी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो कांतली या काटकी नदी बहती है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया था कांतली या काटकी जो नदी है वो यहीं पर है, खेतड़ी झुंझुनू में, जो सिक्कर और झुंझुनू के आसपास बहती है ना, इन्हीं दोनों जिलों से होती हुई यह रहती है, ध्यान रखना। देखो और मैं बात करता हूं इसके दौरान राजस्थान पुरातत्व विभाग है। इस राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा ये इवारा कर देता, ये गलती कर देता, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, ये कर देते हैं ना, हो ही जाती है, फिर भी सेव करते हुए फाइल में हो जाता है। तो राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया है, ये ध्यान रखना। बात करूं मैं सामग्रियों की, किसकी बात करता हूं? सामग्रियां जो सुनारी सभ्यता के अंतर्गत जो खेतड़ी झुंझुनू में मिली है, कांतली नदी के किनारे मिली है, और यहां पर राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था। राजस्थान का पुरातत्व विभाग ने खुद इसकी खुदाई करवाई गई थी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कई सामग्रियां भी मिली है। देखो प्राचीनतम लोहा की जो बट्टियां मिली है ना, वो यहीं से मिली है। प्राचीनतम लोहा की जो बट्टियां मिली है ना, वो कहां से मिली है? यहीं से मिली है। चावल के जो अवशेष मिले हैं ना, वो कहां से मिले हैं? इसी सुनारी सभ्यता से मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुषाण कालीन मर्दबान मिले हैं। क्या मिले हैं?
कुषाण कालीन मृदभांड मिले, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं इस्वाल सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की मैं बात करता हूं? इस्वाल सभ्यता की बात करता हूं। यह कहां पर स्थित है ये भी ध्यान रखना। तो इस्वाल सभ्यता है, आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये इस्वाल सभ्यता? उदयपुर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको किस उपनाम से जानते हैं? तो उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं। उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी कौन सी है? इस्वाल सभ्यता है, यह भी ध्यान रखना। मैं बात करता हूं इसके अलावा साक्ष्य की बात करता हूं, तो यहां पर ऊंट का दांत मिला। क्या मिला है? ऊंट का दांत मिला है। हड्डियां भी मिली है, हड्डियां व लोहे इसकी भी मिले हैं। क्या मिले हैं? यहां पर हड्डियां मिली है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान रखना, इस्वाल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। इसको उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं सभ्यता। ये ध्यान रखना, यहां पर ऊंट का दांत भी मिला है, हड्डियों भी मिली है, लोहा अयस्क भी मिला है इस्वाल सभ्यता में, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं जैसे भीनमाल सभ्यता की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? भीनमाल सभ्यता की मैं बात करता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। भीनमाल सभ्यता कहां पर स्थित है? तो जालोर में स्थित है, ये भी आप देखो। भीनमाल कहां पर है? जालोर में स्थित है। मैं बात करता हूं इस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है? तो 1963-64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। भीनमाल सभ्यता कहां पर है? जालोर में। उत्खनन 1963-64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। मैं बात करता हूं विदेशी व्यापार का केंद्र था ये। देखा जाए तो जो भीनमाल है ना, वो विदेशी व्यापार का क्या है? ये केंद्र है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भीनमाल सभ्यता जालोर में, उत्खनन 1963-64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और विदेशी व्यापार का केंद्र ये माना जाता है। इसे विदेशी व्यापार का केंद्र था क्योंकि यहाँ पर सामग्रियां मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि इसका जो संबंध है वो विदेश से है। यह ध्यान रखो थोड़ा सा। मैं बात करता हूं अगली जो सभ्यता है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता की बात करता हूं। नगरी सभ्यता कहां स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बेडस नदी के किनारे स्थित है नगरी सभ्यता। बात करता हूं खोज की, तो 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नगरी सभ्यता कहां स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नदी की बात करता हूं तो बेडस नदी है। खोज की बात करता हूं तो 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई है नगरी सभ्यता की। प्राचीन नाम किसके नाम से जाना जाता था? मध्यमिका या माध्यमिका के नाम से। यानी ये ध्यान रखना, माध्यमिका के नाम से इसको जानते हैं, मध्यमिका के नाम से इसको जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये कहां पर है आपको पता होना चाहिए? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सीवी जनपद के सिक्के मिले। क्या मिले हैं? ये सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। गुप्तकालीन मंदिर के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिर के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, ये भी थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात करूं अगले केंद्र की, तो देखो नगर जो सभ्यता है, नगर सभ्यता की बात करता हूं। तो नगर कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए नगर है उनियारा टोंक में, मेरे जिले में। यह गर्व की बात है कि मेरे भी सभ्यता के स्थल मिले हैं। जैसे रेड टोंक है, यहां पर नगर सभ्यता है जो उनियारा टोंक में स्थित है। और यहां पर इसका उत्खनन जो किया गया वो केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं मालव जनपद के सिक्के यहां से भी मिले हैं नगर सभ्यता से, क्योंकि मैंने तो बात किया था, रेड में भी बात की थी अपन ने। देखो आप यहां रेड की अपन ने बात की थी ना, अपन ने देखो रेड की बता ही देता हूं आपको। तो केदारनाथपुरी ने इसकी खोज की थी 1938 से 40 ईस्वी के अंतर्गत है। और इसके दौरान नगर की भी बात करें तो उसने भी की है वहां पर। और आपको पता मालव जनपद शैली के सिक्के भी यहां मिले हैं, देख लो आप। तो इसका मतलब टोंक के आसपास तो कहीं ना कहीं मालव क्षेत्र का अधिकार था, ये आप समझो। तो मालव जनपद के सिक्के यहां से मिले, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। इसके आगे की भी बात करता हूं तो देखो अगली सभ्यता है नलियासर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नलियासर सभ्यता है, ये आप ध्यान रखो। नलियासर सभ्यता की बात करता हूं, ये कहां पर स्थित है? तो सांबर के निकट है। और सांबर के निकट कहां पर है? जयपुर में स्थित है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। देखो सांबर के निकट जयपुर में स्थित है। तो देखो बात करूं इसकी उत्खनन किसने किया है? तो कर्नल हैंडले के द्वारा दयाराम साहनी ने किया है। नलियासर सभ्यता जो सांबर के निकट जो जयपुर में ही है। आपको पता सांबर में नमक तैयार होता है, और आपको पता नमक तैयार होता है तो यहां सांबर वही स्थान है,
और इसका उत्खनन किसने किया है? तो कर्नल हैंडले ने और दयाराम साहनी ने किया है, यह ध्यान रखना। यहां नलियासर सभ्यता में कौन सी सामग्री मिली है? तो कुषाण, क्योंकि एक राजा हुआ था कुषाणों का, एक वंश था कुषाण वंश। उस कुषाण वंशों के जो राजाओं के द्वारा संबंधित जो प्रयोग में मुद्राएं ली गई थी, वो कुषाण कालीन जो समय की जो मुद्राएं थी वो इसी समय मिली थी, यहीं से मिली थी, ध्यान रखना। इसके आगे की बात करता हूं तो देखो, राजस्थान की और भी कई सभ्यताएं हैं जो लोह युगीन सभ्यताएं हैं, लेकिन देखो कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं की भी बात कर लेते हैं। देखो चक 84 की बात करता हूं। एक सभ्यता है चक 84 भी बोलते हैं उसको, चक 84 सभ्यता, चक 84 यही है वो चक 84। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। तरखान वाला और ये डेरा सभ्यता के नाम से जानते हैं अपन, चक 84 भी जानते हैं इसको, और तरखान वाला और डेरा के नाम से इसको जानते हैं। ये श्री गंगानगर में स्थित है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चक 84 है, तरखान वाला है, डेरा है, श्री गंगानगर है। ये जो सभ्यता है ये राजस्थान में मिली है, श्री गंगानगर में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चक 84, तरखान वाला, डेरा वाला, ये श्री गंगानगर जिले में ये स्थल मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गुरारा की बात करता हूं तो ये गुरारा कहां पर है? सिक्कर में, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। गुरारा सिक्कर के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ओला व सानू की बात करता हूं तो देखो ओला वो कहां पर पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चंद्रावती की बात करता हूं तो चंद्रावती कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करता हूं नैनवा बूंदी में। नैनवा कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं महिषासुर की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? महिषासुर की बात करता हूं। महिषासुर मर्दिनी की भी मूर्ति, आपको पता है एक महिषासुर मर्दिनी थी, उसकी मूर्ति भी कहां से मिली है? नैनवा बूंदी से मिली है, ये भी एक क्षेत्र था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं जैसे नाडोल है, नाडोल कहां पर स्थित है? पाली में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। मैं बात करता हूं बयाना भरतपुर, और बयाना भरतपुर में खासियत क्या है कि गुप्तकालीन समय के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का भंडार कहां से मिला है? बयाना भरतपुर से मिला है। आपको पता है मैंने बताया था कि आहत और पंचमार्क जो सिक्के सर्वाधिक भंडार उनका मिला है वो बयाना भरतपुर से ही मिला है। इसके अलावा यहां से नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। नील की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं, वो नील की खेती जो यहाँ होती थी वो यहीं पर हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि चक 84 नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मिला है? तो श्री गंगानगर, तरखान वाला श्री गंगानगर, डेरा वाला श्री गंगानगर, गुरारा नामक स्थल सिक्कर में, ओला और सानू जैसलमेर में, चंद्रावती सिरोही में, बयाना भरतपुर में जो गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार के लिए नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, नैनवा बूंदी में जिसमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहाँ से मिली है, नाडोल पाली में है, जो ये ध्यान रखना। आगे बात करता हूं जोधपुरा सभ्यता जो कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। अब जोधपुरा सभ्यता जो मिली है जयपुर में, वहां पर कौन सी नदी बहती है? तो साबी नदी। कौन सी नदी है? ये साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता नामक स्थल मिला है, ये ध्यान रखना। बात करें इस जोधपुरा सभ्यता की खोज, तो इसकी खोज कब हुई है? 1972 से लेकर के 75 ईस्वी में हुई है, ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं इसकी खोज और जो उत्खनन का काम किया है वो यहां पर खोज 1972 से लेकर के 75 ईस्वी में, और उत्खनन का कार्य भी यहां पर किया गया है। अब किसने किया है ये ध्यान रखो, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। किसने किया है? आरसी अग्रवाल और वह विजय कुमार के द्वारा किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो खोज और उत्खनन की बात करें तो जोधपुरा सभ्यता की 1972 से 75 ईस्वी में की गई है, ये ध्यान रखना। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं जोधपुरा सभ्यता के साक्ष्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साक्ष्य। लोहे की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? यहां से लोहे की भट्टियां मिली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि जोधपुरा सभ्यता से लोहे की भट्टियां मिली है। आप देखो, अब आप जानते हो कि लोहे की भट्टियां मिली है, तो लोहे का जो भट्टियां थी उनमें कहीं ना कहीं या तो तांबे गलाने का प्रयोग करते थे, या मर्दबानों को पकाने का काम करते होंगे, या कोई ऐसे उद्योग धंधों में ऐसी भट्टियों का प्रयोग किया जाता होगा, इसलिए यह साक्ष्य यहां से भी मिले हैं। यह अनुमान ही लगा सकते हैं अपन। शस्त्र भी बनाते होंगे इनमें, अस्त्र शस्त्र या कृषि के यंत्र बनाते होंगे, ये ध्यान रखो। तो शस्त्र भी यहां से मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से, ये बात नहीं है। उसके अलावा मैं बात करता हूं किले भी मिली है। क्या मिली है? किले।
उसके अलावा तीरों के अग्रभाग भी मिले हैं, यानी कि जो तीर है, तीरों के जो अग्रभाग लगाए जाते थे जिससे कि शत्रु के या व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते थे, ऐसे औजार बनते थे जिनको तीरों के आगे लगाना पड़ता था। तो उनके तीरों के अग्रभाग भी जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं, ये ध्यान रखना। ये जयपुर में स्थित है, एक नदी है साबी नदी, उसके किनारे खोज 1972 से 75 ईस्वी में RC अग्रवाल और विजय कुमार ने की है। यहाँ पर कई सामग्रियां मिली है, जैसे लोहे की भट्टियां भी मिली है, शस्त्र भी मिले, किले मिले हैं और तीरों के अग्रभाग भी यहाँ से मिले। तो ये ध्यान रखना। बात करता हूं जनपद स्थलों की भी बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल थे अपन ने पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है राजस्थान में जनपद सभ्यता भी स्थित थी, यानी कि छोटे छोटे जनपद बने हुए थे। इन पर आक्रमण करके 2 से अधिक जनपदों को मिला करके एक बनाया गया, तो वो महाजनपद कहलाया था। और पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, ये ध्यान रखना। तो सिवनी जनपद की बात करता हूं, तो सिवनी जनपद की बात करता हूं। ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में मेवाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र आता है। और मेवाड़ में आप जानते हो कौन से हैं? उदयपुर है, राजसमंद है, ये जो स्थान है ये मेवाड़ में तो आता है। आपको पता है मेवाड़ का भी राजा रहे थे, जैसे कि उदय सिंह रहा था, महाराणा प्रताप रहे थे। तो उसी जनपद की मैं बात करता हूं। तो यहां पर सिवनी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। और मध्यमिका है जो उसको वर्तमान में जो जिला है जिसमें आ गया ये चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखो। जिस मध्यमिका की जानकारी महाभारत में मिलती है। आपको पता है महाभारत में इसको सिवनी जनपद के नाम से और उसकी राजधानी मध्यमिका बताई गई है, जिसका उल्लेख कहा गया। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते, जिला बन गया है इसका। उसके बाद में मैं अगले जनपद की बात करता हूं, तो योद्धे जनपद की बात करता हूं। लिखने का एक थोड़ा सा श्रेय होता है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं जैसे कि योद्धे हैं। योद्धे की बात करता हूं, तो ये योद्धे जनपद है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। तो योद्धे जनपद है ये। कहां पर स्थान की बात करता हूं? राजस्थान का उत्तरी भाग जो पड़ता है, आपको पता है राजस्थान उत्तरी पश्चिमी इलाके में पड़ता है, आपको पता है। तो राजस्थान का जो हिस्सा उत्तरी भाग, उसी उत्तरी भाग में योद्धे जनपद पड़ता है। कहां है? तो उत्तरी भाग में तो आपको पता श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला आएगा, वहां पर स्थित है ही योद्धे जनपद। ध्यान रखना, यह भी एक स्थल है, यह भी समझो आप, है ना। उसके आगे की बात करता हूं, देखो अगला जनपद है सूरसेन जनपद। और सूरसेन जनपद की बात करता हूं, तो मुख्य अस्तित्व है जो सूरसेन जनपद का देखने को मिलता है वो उत्तर प्रदेश में था। अगर देखा जाए तो मुख्य अस्तित्व की बात करता हूं। और आपको पता है जो राजस्थान में अगर जो इलाका पड़ता है वो मथुरा, और मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा भाग है ये। और आपको पता लगा भाग कौन सा हो सकता है? तो भरतपुर आसपास ही आता है। और आजकल ये जो क्षेत्र फैला हुआ है ये अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में इसका सूरसेन जनपद का आता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है मुख्य अस्तित्व देखा जाए तो। राजधानी उसकी मथुरा रही थी पहले तो, देखा जाए तो, लेकिन ये राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ विभाग है। और वर्तमान में तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद ही था पहले, ये ध्यान रखो। पर आजकल जो जिले अलॉटमेंट हुए हैं, राज्य बन गए हैं, उनमें उनका सूरसेन जनपद का विभाजन हो गया, ये आपको पता हो। उसके बाद में बात करता हूं कुरु जनपद है। कुरु एक जनपद रहा था, ये बात सही है। ये अलवर का उत्तरी भाग है कुरु जनपद, ये देखो। और इस कुरु जनपद की एक राजधानी रही थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या रही थी? इंद्रप्रस्थ रही थी, ये ध्यान रखना। और यह आपको पता हो महाभारत के समय, किसके समय है? महाभारत के समय की मैं बात करता हूं। और महाभारत के समय इस कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। महाभारत के समय, क्योंकि डबल डबल राजधानियां रही है, कुछ 6 महीने रही, उसके बाद दूसरी राजधानी बन गई। तो कुरु जनपद अलवर का उत्तरी भाग है, राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, लेकिन महाभारत के समय में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, यह ध्यान रखना आपको। उसके आगे की बात करता हूं मत्स्य जनपद की। देखो मत्स्य जनपद की बात करता हूं, तो मत्स्य जनपद आप जानते हो जहां पर वर्तमान में अपन रह रहे हैं, जो जहां पर बसावट है, आप जानते हो जयपुर में हो, तो राजधानी इसकी बैराट बनाई गई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी उस समय बैराट थी। प्राचीन नाम इसको विराट नगर के नाम से जाना गया था, अपन ने पढ़ा भी था, जो जयपुर में है। और यहाँ का एक राजा था, राजा विराट। राजा विराट के नाम पर ही तो विराट नगर का नाम पड़ा था। यहाँ का राजा यही था, लेकिन देखो एक बार क्या हुआ, इस दौरान द्रौपदी के दौरान जो पांडव थे, 5 भाई थे, वो द्रौपदी के साथ होकर के एक बार बैराट आए थे।
विराटनगर आए थे और पांडवों ने यहीं पर अज्ञातवास बिताया था, आपको पता है। लेकिन आपको पता, द्रौपदी को प्यास लगी, अर्जुन ने उसकी प्यास बुझाने के लिए जल को इधर उधर खोजा, लेकिन जल मिला ही नहीं। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया था। अर्जुन ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर चढ़ा करके यहाँ पर जो बीजक की पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी है, भौमली की पहाड़ी है, इस पर एक तीर चलाया और वहां से तीर चलाने के दौरान एक जल की धार निकली और जल की धार जो बही थी उसी को अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में जयपुर में इस पहाड़ियों से निकलती हुई लालसोट दौसा के साइड से होती हुई निकल करके जाती है। यह ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, इस महाभारत में इस बात का भी उल्लेख मिलता है, पांडवों ने अपना यहाँ पर अज्ञातवास गुजारा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अज्ञातवास है, ये थोड़ा सा आप कर लेना करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइपिंग की माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ के जो मत्स्य जनपद थे, इस मत्स्य जनपद काफी प्रसिद्ध रहा है क्योंकि यहाँ पर देवताओं का भी आगमन हुआ है, ये आप ध्यान रखो। उसके बाद बात करता हूँ बागोर जनपद की। किसकी बात करता हूं? बागोर जनपद की बात करता हूं। बागोर जो क्षेत्र है वो कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। भील कहां पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखना। बात करता हूं इसकी खोज की बात करूं तो इसकी खोज कब हुई है? तो 1967 में वीएन मिश्र ने की है। बागोर जनपद की खोज, स्थान है भीलवाड़ा है, खोज 1967 ईस्वी में की है, वीएन मिश्र ने की है। किसने की है? वीएन मिश्र के द्वारा की गई है, ये ध्यान रखना। नदी की बात करता हूं तो नदी कौन सी है? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी बहती है भीलवाड़ा के अंतर्गत, वहां पर बागोर जनपद था, एक स्थित था। उसकी खोज 1967 ईस्वी में वीएन मिश्र ने की है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इस बात करता हूं इस सभ्यता की जो जनपद है बागोर जनपद की, इसमें कई सामग्रियां मिली। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल था। राजस्थान का क्या था? ये सबसे प्राचीन स्थल था, ये ध्यान रखना है आपको। इसे 4 से 5000 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। इसे 4 से 5000 ईसा पूर्व के समय का क्या किया जाता है? माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यह जो स्थल है वो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले। यहां पर प्रागैतिहासिक काल के समय का था और उसके समय के कुछ सामग्रियां यहां से मिली है, यह भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल बागोर सभ्यता को माना गया, बागोर जनपद को माना गया, 4 से 5000 ईसा पूर्व के समय का माना गया। प्रागैतिहासिक काल के समय के अवशेष यहां से मिले हैं। मध्य पाषाण काल का ये स्थान माना जाता था। अपने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा था और इतिहास के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देख लेना जो वीडियो पढ़ा है अपना इतिहास का परिचय। और यह प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप देख लो, यहां पर पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का मध्य पाषाण काल था। यहां लघु पाषाण उपकरण भी मिले, यानी पत्थरों से संबंधित जो उपकरण थे वो लघु पाषाण, छोटे छोटे वो उपकरण यहां से मिले हैं, जो शिकार करने में प्रयोग लिए जाते थे। शिकार के क्या थे? प्रमाण थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सभ्यता से महासतिया का टीला मिला है। यहां पर कोई एक नाम दिया गया, महासतिया। महासतिया का टीला इस सभ्यता से मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना ना। तो बागोर सभ्यता से महासतिया का टीला भी मिला है। छेद वाली सुई मिली है। एक सुई थी, उस सुई के अंतर्गत आपको पता है ऐसे होता है, सुई होती है ना, मैंने तो फिर भी डबल कर दिया, इसको डबल नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। तो देखो, छेद वाली सुई मिली है, कहने का मतलब ये है इसमें से छेद था वो, है, ऐसी सुई मिली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो छेद वाली सुई बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिली है। मैं बात करता हूं आगे के जनपद की भी। तो एक और जनपद था जिसका नाम था साल्व जनपद। क्या नाम था इसका? साल्व जनपद था, ये ध्यान रखना। साल्व जनपद की बात करूं तो साल्व जनपद कहां पर है? इसका स्थान कौन सा है? तो स्थान की बात करता हूं, यह जनपद अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? अलवर में। इसकी एक राजधानी बनाई गई थी। साल्व जनपद की राजधानी थी उस समय मृतिकावती। कौन सी थी? मृतिकावती, जो यहां मृतिकावती थी। कहने का मतलब ये जो नाम पड़ा था मृतिकावती का, ये हिरण के नाम पर पड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। मरीचा, मर्ग मरीचा, मृतिकावती, ये इसी के नाम थे, ये ध्यान रखना। साल्व जनपद के जो अलवर में स्थित है।
वर्तमान में अलवर में शामिल कर लिया गया क्योंकि जिला बन गई। उसके बाद मैं बात करता हूं अगला जनपद अर्जुनायन जनपद। कौन सा जनपद है? अर्जुनायन जनपद की बात करता हूं। अर्जुनायन जनपद की बात करता हूं तो ये कहां पर स्थित है? तो इसका स्थान है अलवर और भरतपुर। उसके बाद मैं बात करता हूं बयाना जनपद की। किसकी बात करता हूं? बयाना जनपद। बयाना जनपद कहां है? स्थान कहां है? तो भरतपुर में है। बिल्कुल, बयाना भरतपुर में पड़ता है। मैंने बात किया था कि वहां पर नील की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, नील का पौधा वहां से मिला है, अपन ने पढ़ा भी था। गुप्त काल के क्या मिले हैं? सिक्के भी मिले हैं, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा कोई रिपीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के दौरान मैं आज आपसे लेता हूं क्या? विदा लेता हूं। आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।